ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे अकाउंटिंग साइकिल में, सर्विसिंग बिजनेस का भी, ट्रेडिंग बिजनेस का भी, और ट्रेडिंग में परपेचुअल पीरियोडिक दोनों पढ़े थे हमने, सही है। तो वो करने के बाद मैंने आपको ना सीक्वेंस में पूरा अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था। तो फिर आपको कहा था कि हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि आप डायरेक्ट किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे सर्विसिंग ट्रेडिंग की। सही है, डायरेक्ट मतलब ये है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए बगैर, हम लोग सब कुछ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाकर करते थे, अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए बगैर काम करेंगे। सही है, तो देखिए ये सवाल है हमारे पास ये सर्विसिंग बिजनेस का है। फिर ट्रेडिंग परपेचुअल करवाऊंगा, ट्रेडिंग पीरियोडिक का। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ वसीम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन June 30, 2022 इज एज अंडर। अब इनका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है June 30 को, तो शुरू कब होता होगा, July 1 को, यानी July 1, 2021 में इनका ईयर शुरू हुआ होगा और 2022 June 30 को इनका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। अब इनके पास ट्रायल बैलेंस में मौजूद है ना, दिस इज प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें शुरू में आपको ये देखें, ये करंट एसेट्स हैं, इसके बाद ये एक फिक्स एसेट है ऑफिस इक्विपमेंट, और फिर उसके बाद ये ऑनर्स इक्विटी है, एंड दिस इज कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। कंसल्टिंग फी इसकी रेवेन्यू है, इसकी एक ही रेवेन्यू है, दैट इज कंसल्टिंग फी। और इसके बाद ये 4 एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं आपको किसमें, ट्रायल बैलेंस में। दिस इज प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, वी हैव टू अपडेट इट। इसको अपडेट करने के लिए नीचे हमारे पास डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। वी आर प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। इसके बाद फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो डाटा दिया हुआ है, डाटा की मदद से एडजस्टिंग एंट्री बनाकर आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है एडजस्टिंग एंट्री बनाना है। एडजस्टिंग एंट्री और अकाउंट बनाए बगैर आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाइएगा। अब जैसे पहला डाटा है, सप्लाईज ऑन हैंड एट द पीरियड 2000 की सप्लाईज बच गई हैं। अब ये कौन सी एडजस्टमेंट है, डेफर्ड एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है या एसेट, एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आप क्या एंट्री पास करेंगे, जो ऑलरेडी एसेट रिकॉर्ड हुआ है उसे कम करके क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करेंगे। और अमाउंट चाहिए होगा एक्सपेंस का, यहाँ एक्सपेंस का अमाउंट गिवन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, माइनस करके अमाउंट निकालेंगे 8000। ये एंट्री हम यहाँ पास करेंगे। क्या डेट आएगी, 2022 June 30, 2022 June 30 को एंट्री नंबर 1 हम बना रहे हैं। सही, 1 एंट्री है। और क्या एंट्री बन रही है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अमाउंट चाहिए एक्सपेंस का, और क्योंकि एक्सपेंस का नहीं दिया हुआ था, एसेट का ही अमाउंट दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, 10,000 में 2000 लेस करेंगे और आपके पास अमाउंट आ जाएगा 8000। ये आपने एंट्री पास कर ली। आप नरेशन लिख देंगे। क्या नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड, हाँ, या टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाई। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री बन गई। इसके बाद दूसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, वो क्या लिखा हुआ है कि अनएक्सपायर्ड रेंट, ये भी डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। अब ऊपर जाएंगे और रेंट को तलाश करेंगे, तो रेंट एक्सपेंस के तौर पर यहाँ रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो क्योंकि ये पहले से एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो आप एक्सपेंस में क्या करेंगे, कमी, और एसेट में क्या करेंगे, इजाफा। तो एंट्री तो बन जाएगी हमारी क्या, नंबर 2 में प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था। इसके बाद आप जाकर अमाउंट तलाश करेंगे, तो हमने रिकॉर्ड किसको किया यहाँ पर, प्रीपेड रेंट को। तो हमें प्रीपेड रेंट का ही अमाउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर प्रीपेड रेंट का अमाउंट तलाश करेंगे जाकर। तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट का अमाउंट दिया हुआ है या नहीं, डाटा में दिया हुआ है 20,000, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके 20,000 से एंट्री बना देंगे। प्रीपेड रेंट 20,000 से रिकॉर्ड हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे आप, क्या बेटा 1 बजे क्लास होती है, 1 बजे आए प्लीज। टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, ये अनाउंसमेंट दोबारा करवा लेना अगर सब आ जाए तो। 1 बजे के बाद नो एंट्री। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे अगली एंट्री में, और अगली एंट्री लिखी हुई है सैलरीज 4000 आर पेबिल। अब पेबिल जो है ये कौन सी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट नंबर 3। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ होता है, मजीद एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। सही है, तो क्या एंट्री बनाएंगे, सैलरीज 4000 आर पेबल। आप लोग बताएं ना, ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है। सैलरीज
एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल। मुझे तो सिर्फ आपको प्रोसीजर बताना है कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप। और इसमें हमें पेबल का ही अमाउंट चाहिए, वो पेबल का अमाउंट दिया हुआ है 4000, तो 4000 से ही एंट्री पास हो जाएगी। सही। इसके बाद नरेशन आ जाएगी क्या, टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। फिर आप अगली एडजस्टमेंट देखेंगे, और अगली एडजस्टमेंट में क्या है हमारे पास लिखा हुआ कि कंसल्टिंग फी स्टिल अनअर्न। अब अनअर्न जो है ये डेफर्ड रेवेन्यू वाली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। इसमें आप क्या देखेंगे, इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ हुआ है, इनिशियली रिकॉर्ड हुई है इनकम। तो इनकम को आपको क्या करना है, कम करना है, और लायबिलिटी को बढ़ाना है। तो क्या एंट्री बनेगी, अमाउंट के बगैर पहले एंट्री बनानी चाहिए, कंसल्टिंग फीस डेबिट और अनअर्न्ड कंसल्टिंग फी क्रेडिट। मैं आपको एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूं, हम लोग बना रहे हैं सिर्फ। इसमें हमें अमाउंट चाहिए किसका, अनअर्न्ड कंसल्टिंग का, और यहाँ क्वेश्चन में अनअर्न्ड कंसल्टिंग का अमाउंट दिया हुआ है। ये अनअर्न्ड का ही अमाउंट है 15000, तो ये एंट्री आप 15000 से बनाएंगे। देखते रहें भाई, कोई एरर हो, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड या टू एडजस्ट कंसल्टिंग फीस। देखें एडजस्टमेंट बनाने का तरीका वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे और आपको नजर आ रहा है एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 30,000 है, तो इसकी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और आप यहां देख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर कि एक्यूमुलेटेड या अलाउंस का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर ऊपर एक्यूमुलेटेड का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है तो आप एंट्री में एक्यूमुलेटेड ही लिखेंगे, और ऊपर अलाउंस का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है तो आप अलाउंस का अकाउंट ही लिखेंगे। कुछ भी नहीं है ना ऊपर, तो अभी तब आपकी मर्जी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, फर्नीचर, कौन सा एसिड था, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट आप क्रेडिट कर देंगे। क्या अमाउंट नजर आ रहा है आपको, ऑफिस इक्विपमेंट था 30,000, पूरा ऑफिस इक्विपमेंट लिखना पड़ेगा आपको। ऑफिस इक्विपमेंट 30,000। एडजस्टमेंट पास हो रही है, पहले हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। कल 1 बजे के बाद कोई क्लास में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठिएगा। फिर टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपकी टीचर की क्लास पहले ऑफ हो जाती है आप मुझे बुला लिया करो, टाइम बचाइए। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो अब आप जाएंगे ऊपर देखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। तो ये डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो गई ना। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को कम करके क्रेडिट करेंगे और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे। नंबर 6 में क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। और अमाउंट चाहिए आपको एक्सपेंस का, और यहां पर एक्सपेंस का अमाउंट गिवन है, तो 35,000 से एंट्री बन जाएगी। तो देखा आपने कि एडजस्टमेंट के बनाने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। अब आपका डाटा और एडजस्टमेंट कितना कैसा भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, एडजस्टमेंट वही होंगी। आपको अपना दिमाग लगा के एडजस्टमेंट बनानी है करेक्ट। बेटा ये आप वापिस जाए, गेट बंद कीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। इसके बाद आप यहाँ पर नरेशन लिख दें, टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। आप अंदर आए ना कोई भी, तो आप देख लिया करें गेट बंद हुआ नहीं हुआ। अब ये एंट्रीज बनाने के बाद दूसरा काम क्या होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे टाइटल्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में भी हैं और एडजस्टमेंट भी है, उनका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। वी विल नॉट मेक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, लेकिन एडजस्टमेंट और अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे और आप देखेंगे कि देखिए एक ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है जो दोनों जगह मौजूद है, सही है। तो इस पर आप जो है वो टिक लगा लें, अगर नजर आ रहा हो कहीं पर, नहीं नजर आ रहा, चेक मार्क कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, ओके छोड़े। इसको हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा टाइटल ऑफिस सप्लाईज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और इसके अलावा कौन सा रिपीट हो रहा है, देखें आप दूसरी एंट्री में रेंट एक्सपेंस यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसको इसका कलर भी आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद आप देखें और कौन सा रिपीट हो रहा है, सैलरीज एक्सपेंस, ये भी दोनों जानिब है। इस पर भी आप टिक लगा लेंगे, दो मतलब कैसे चेंज कर लेंगे इसका कलर। फिर
इसके अलावा और कौन सा अकाउंट दोनों जानिब है? कंसल्टिंग फी, कंसल्टिंग फी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है तो दोनों जानिब है, तो इसका भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। अब कोई सा भी अकाउंटिंग साइकिल का क्वेश्चन हो, आपको एडजस्टमेंट बना के पहले अकाउंट बनाने, और जो चीज आपसे मांग रहा है ना उसका फॉर्मेट आपको याद हो जो पता है। आप सर्विसिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है या ट्रेडिंग का मांग रहा है, परपेचुअल पेरियोडिक का, उसका फॉर्मेट याद है, चीजें तलाश कर करके उस फॉर्मेट में डालनी है और इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो भी होगी तैयार हो जाएगी। अब लेजर बनाएंगे आप। लेजर पहले बनेगा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का, तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्या नाम है, वसीम जनरल लेजर। और पहले किसका अकाउंट बन रहा है हमारा? पहले बन रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का। ये अकाउंट कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। जैसे ही अकाउंट बनेंगे ना, बस उसके बाद बस फॉर्मेट याद होना जरूरी है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा इसको करवाने के बाद, जब मैं 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा आपकी पास पेपर से निकाल के। आप लोगों को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाने हैं, सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको, वो आप फिर मैच कर लीजिएगा। और अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ये सोल्यूशन मुझे खुद बनाने पड़ेंगे, दोबारा नए सोल्यूशंस बनेंगे इसके। अब प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले आप क्वेश्चन में जाएंगे और ये देखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितनी लिखी हुई है, 40,000 डेबिट में। कब? 2022 जून 30 को। तो लेजर में जाकर, अभी मैं लेजर का भी शॉर्ट बताता हूँ आपको कि लेजर बनाए बगैर कैसे काम करेंगे आप, लेकिन एडजस्टमेंट बनानी पड़ेंगी आप। जून 30 में इसका बैलेंस मौजूद है, बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है इसका? बैलेंस अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर तो 40,000 इसका बैलेंस मौजूद है, सही है। तो 40,000 से उसको डेबिट में लिख लेंगे। अब आपके एडजस्टमेंट में जाके आप देखेंगे कि क्या हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट हुई है 35,000 से एंट्री नंबर 6 में। तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 2022 जून 30 एंट्री नंबर 6 है ना, 6 में क्रेडिट हो रहा है कितने से एडजस्टमेंट में? 35,000 से। फिर इसको आप बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस क्या आ गया इसका? डेबिट में से क्रेडिट लेस करें, बैलेंस आ गया 5,000। मतलब ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग किस चीज का अकाउंट है? इनकम स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का? एसेट लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंस शीट के होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के होते हैं। और वैसे भी अब आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है, तो उस फॉर्मेट के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का है, कौन सा बैलेंस शीट का है। जैसे आप पेरियोडिक में काम कर रहे हैं तो परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, सेल रिटर्न, ये सब इनकम स्टेटमेंट के टाइटल्स हैं। तो ये बैलेंस शीट का टाइटल है और इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 5,000। अब इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे ना आप प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को, तो कितने से लिखेंगे? 5,000 से। अब इस अकाउंट को बनाए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट में जाएं और जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग लिखकर 40,000 माइनस 35,000 लिखकर आप डायरेक्ट 5,000 वहां लिख दें। मतलब यही किया है ना हमने, 40,000 में से हमने 35,000 को लेस किया है, लेस करके इसका बैलेंस कितना आ गया? 5,000। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो अकाउंट अगर आप नहीं बना रहे, आपने एडजस्टमेंट बनाई हुई है और आपको दिख रहा है ये अकाउंट रिपीट हो रहा है, तो बैलेंस शीट में ले जाते वक्त आप इसको अमाउंट को माइनस प्लस करके दिखा दें वहां पर, तो वही काम हो जाएगा ना जो हम लेजर में करते हैं। इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। और लेजर अगर आप बना रहे हैं तो बना लें। जिस तरीके से मैं दूसरा अकाउंट बनाता हूँ, अभी देखिए दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? ऑफिस सप्लाईज, बैलेंस है 10,000। अब आप जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि हम बना रहे हैं ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट और ये है W2। अच्छा, इसमें डेबिट में बैलेंस कितना था? 2022 जून 30 कितना बैलेंस था बताइए? बैलेंस कितना बैलेंस था भाई? 10,000 था ना, आप लोग बताएं, आप देखें गौर से, 10,000 था, सही है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में गए तो एडजस्टमेंट में आप देखें ऑफिस सप्लाईज एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट हो रही है 8,000 से। तो आप जाएंगे और 2022 जून 30 गौर से देखिएगा ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें जो मैं आपको दूं। एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट हो रहा है कितने से? 8,000। और यहाँ आप लिख देंगे एडजस्टमेंट। अब इसका बैलेंस निकाल के डेबिट में लिखेंगे ना, क्योंकि डेबिट में अमाउंट ज्यादा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप बैलेंस लिख रहे हैं इसका 2,000, तो अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे तो आप बैलेंस शीट में जब ऑफिस सप्लाईज लिखने जाएंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके सवाल में ऑफिस सप्लाईज पर टिक लगा हुआ है या जो भी आपने किया हुआ है, निशानी लगाई हुई होगी आपने, तो आप बोलेंगे ये है तो 10,000, लेकिन ये एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट।
और ऐसे जब क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। तो आप वहां पर ऑफिस सप्लाई जब बैलेंस शीट में लिखें तो उसके सामने ब्रैकेट में ये शो कर दें 10,000 माइनस 8,000, तो उसका बैलेंस आ जाएगा कितना 2,000। वहां 2,000 लिख दें, अकाउंट बनाए बगैर आप काम कर लेंगे। इस तरीके से एक चीज और कम हो जाएगी आपकी। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है आपने? इसके बाद बनाना है आपको कंसल्टिंग फीस 4 लाख। अब इसमें एक अहम बात है, इस चीज में अगर आप डायरेक्ट लेके जा रहे हैं ना तो एहतियात बहुत जरूरी है। आप गलत भी कर सकते हैं। गलत क्या करेंगे? माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे, प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, तो वो एहतियात जरूरी है। अब देखिए कैसे करना है आपको। अब देखिए कंसल्टिंग फी का अकाउंट है, पहले इसको बना लेते हैं। अब इस अकाउंट को आप बना रहे हैं, पहले इसका बैलेंस लिखेंगे आप। बैलेंस इसका कहां पर है? देखिए क्रेडिट में, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट उसमें से क्या होता है? लेस। अब इसका बैलेंस क्या है? 4 लाख क्रेडिट। अब आप अपनी एंट्री में जाएं और एंट्री में देखिए कंसल्टिंग फी क्या हो रही है? डेबिट। अब इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ना, पहली बात ये टाइटल कंसल्टिंग फी इनकम स्टेटमेंट का टाइटल है, तो आप इनकम स्टेटमेंट में कंसल्टिंग फी लिखेंगे पहले 4 लाख और उसमें से 15,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर यही कंसल्टिंग फी क्रेडिट हो रही होती तो वो भी बैलेंस भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट होती तो ऐड करके लिखते आप। ये एहतियात करनी है आपको। अब इसका बैलेंस पहले लिखेंगे हम 2022 जून 30, बैलेंस बीडी इसका मौजूद है कितने से जी? 4 लाख। 4 लाख आप क्रेडिट में लिख देंगे, क्यों? क्योंकि बैलेंस क्रेडिट में है इसका। फिर आप एंट्री में जाएंगे और एंट्री में कंसल्टिंग फी डेबिट हो रही 15,000 से। ये सारा काम बहुत तेजी से होगा जब आप खुद करेंगे तो। 2022 मुझे बोलना भी पड़ रहा है ना, जून 30 एंट्री नंबर कौन सी थी? एंट्री नंबर हमारे पास कंसल्टिंग फी की है 4th, तो 4th एंट्री में आप इसे डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट होगा बताइए? 15,000 से। तो इसका जो बैलेंस है वो हमारे पास क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है। कितना बैलेंस आएगा? 3,85,000। अब आप इनकम स्टेटमेंट में इसको 3,85,000 का ही लेके जाएंगे ना, ये डायरेक्ट भी निकल सकता था। कंसल्टिंग फी के बाद आपके पास अगला अकाउंट बनेगा सैलरीज एक्सपेंस, जो डेबिट में है 31,000। तो आप लेजर में जाएंगे और आप लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस और W4, डेबिट में इसका बैलेंस आएगा 2022 जून 30 और बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस था? सैलरीज एक्सपेंस का बैलेंस कितना था? 31,000। तो आप लेजर में इसको 31,000 लिखेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट में आपने देखा कि आपका सैलरीज एक्सपेंस एंट्री नंबर 3 में मजीद डेबिट हो रहा है, तो आप फिर अपनी यहां पर 30 लिखकर एंट्री नंबर 4 में डेबिट हो रहा है कितने से? 4,000। एंट्री नंबर देख लेते हैं ना, एंट्री नंबर 3 में है, तो आप यहां पे 3 लिख देंगे। अब देखिए इसका बैलेंस आप निकालें तो ये दोनों डेबिट हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे ना, 35,000 बैलेंस आएगा। अब आप ये अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे, आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, आपने देखा कि भाई सैलरी एक्सपेंस जो है ना ये चेंज हुआ है, 31,000 डेबिट में था और फिर एडजस्टमेंट में भी डेबिट हो रही है, तो डेबिट ऐड होते हैं। तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में, बल्कि आप इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, कौन है भाई, आप इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और सैलरी एक्सपेंस के आगे ब्रैकेट बनाएंगे और वहां लिखेंगे 31,000 प्लस 4,000। वहां पे शो करना जरूरी है, कम से कम ये है कि आपको इस तरीके से ब्रैकेट में शो करना है कि ये कैसे आया। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास कौन सा बनेगा? इसके लिए हम ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर मतलब कि ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, वहां लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस 60,000 डेबिट में है, तो आप आखिरी अकाउंट बनाएंगे रेंट एक्सपेंस W5, यहां लिख देंगे आप 2022 जून 30, डेबिट में आएगा ना इसका बैलेंस, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट में जी। कितना बैलेंस था इसका? आप क्वेश्चन में जाएं, रेंट एक्सपेंस 60,000 है, इधर आके लेजर में इसका बैलेंस लिखने 60,000। क्यों लेट आ रही हो बेटा, बताओ। अब एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसमें आप देखें कि आपने रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया हुआ है कितने से? 20,000 से, तो लेजर में आके 20,000 से इसको क्रेडिट करेंगे जून 30 एंट्री नंबर 5। रेंट एक्सपेंस वाली कौन सी? दूसरी एंट्री, सही है, 20,000 से क्रेडिट कर रहे हैं सेकेंड एंट्री में।
इसको आप एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ये मैं प्रैक्टिस इस वजह से करवा रहा हूँ आपको ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। न्यू टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट में से भी। बेटा थोड़ा सा अब आप बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस कैसे होगा? डेबिट में से क्रेडिट लेस होगा और 40,000 आ जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते थे कि आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास रेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में 60,000 और ये चेंज हुआ है। तो आप एडजस्टमेंट में जाएंगे और रेंट एक्सपेंस कितना लिखा, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होंगे? लेस। तो आप ये करके दिखा देंगे। अब जब लेजर बन गया तो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जब अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था तो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। अब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए बगैर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और ये सर्विसिंग बिजनेस है। अब आप देख लें ये सर्विसिंग बिजनेस कैसे है। ना इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नजर आ रहा है, ना परचेजेस का, ना परचेज रिटर्न, ना परचेज डिस्काउंट, ना सेल्स, ना सेल रिटर्न, ना सेल डिस्काउंट। तो ऐसे ये जो अकाउंट है ना, परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, ये ट्रेडिंग बिजनेस के टाइटल्स हैं। मर्चेंडाइज, इनमें से कोई टाइटल नहीं है, बल्कि हमें कंसल्टिंग भी नजर आ रही है जो सर्विसिंग बिजनेस का टाइटल है। तो अब आप क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसमें सर्विसिंग बिजनेस का फॉर्मेट यूज होगा। और फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। क्या करना है? तमाम रेवेन्यूज लिखनी है और उसमें से एक्सपेंसेस क्या कर देना है? लेस। लेकिन जो चीज भी आप लेके जाएंगे वो एडजस्टेड लेके जाएंगे। आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ लेकिन एडजस्टेड लेके जानी है। तो क्या तरीका था? रेवेन्यू लिखकर आप यहाँ पे अपनी एक रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे। तो रेवेन्यू पहले तलाश करेंगे ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बनाने के तरीके से ये चीजें उठाई जाएंगी। क्या तरीका होता था कि जो टाइटल चाहिए पहले ट्रायल बैलेंस में तलाश करो, वहां हो टिक लगा हुआ हो, मतलब चेंज हो गया है तो आप अकाउंट से ले लो, वहां हो टिक नहीं लगा तो वहीं से ले लो, और वहां ना हो तो एडजस्टमेंट में तलाश करो, एडजस्टमेंट में ना हो तो छोड़ दो। अब आप यहाँ देखें कंसल्टिंग भी है तो ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ये चेंज हुई है। इसका मतलब इसको आप अकाउंट से लेंगे। तो लेजर में जाएं, लेजर में कंसल्टिंग फी W3 में 3,85,000 रुपये लिखी हुई है। तो आप यहाँ आएंगे इनकम स्टेटमेंट में कंसल्टिंग फीस और आप लिखेंगे W3 और कितना आ जाएगा ये? 3,85,000। यही आपकी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी क्योंकि और कोई रेवेन्यू मौजूद नहीं है। पूरे सवाल में हमने देखा था कंसल्टिंग फी के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो आप यहाँ लिख देंगे टोटल रेवेन्यूज। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। इसमें से क्या लेस करने होते हैं हमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें कुछ अहम बातें जो पहले हमने डिस्कस नहीं की थी वो आएंगी। इनकम स्टेटमेंट के नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होने के बाद नेट इनकम आती थी ना हमारी, लेकिन कुछ और चीजें भी हो सकती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपसे। करना आपने, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आप जाके क्वेश्चन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस उठाएंगे तो आपको एक एक्सपेंस देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर का कितना फायदा होता है। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस वगैरह या जो काम आप कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में कर रहे हैं ना, उसके फवाइद ये हैं कि आपको मालूम होगा कि शुरू में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के अकाउंट्स हैं जो कि बैलेंस शीट के हैं, उसमें कोई रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होगा, बाद में रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे। तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के लिए टाइटल्स उठाना ईजी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में आपको पेपर में ना दे ट्रायल बैलेंस, अब आपके लिए बार बार आपको ट्रायल बैलेंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा और एरर फिर भी हो सकता है। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में ही काम करना चाहिए। तो सैलरी एक्सपेंस देखिए चेंज हुआ है, तो आप जाएंगे लेजर में और सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट देखेंगे W4 35,000, ये इसका बैलेंस है। अब आप जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में और यहाँ पे लिख देंगे सैलरीज एक्सपेंस W4 कितना था? 35,000, यही अमाउंट था, सही है। W4 में 35,000। ओके, इसके बाद फिर आप जाएंगे अपने पास क्वेश्चन में दोबारा रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है 6,000 60,000, लेकिन देखना ये चेंज हुआ है। तो लेजर में जाएं, रेंट एक्सपेंस W5 40,000, तो आप यहां पे जाएंगे रेंट एक्सपेंस W5 40,000 ले लिया आपने। इस तरीके से देखें आप टाइटल्स को पहले ट्रायल बैलेंस से देखेंगे और ये कंसीडर करेंगे कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। किस चीज को ब्रैकेट में प्लस माइनस? वो तो हमने कर लिया ना, अकाउंट बनाया हमने। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होता तो आप ये W4 थोड़ी लिखते। फिर आप यहाँ पे क्या करते? आप लिखते 30,000 प्लस 5,000, ये करते हैं ना आप। लेकिन हम तो अकाउंट बना के बैठे हुए ना, तो हम क्या लिखेंगे? W4। अब आपकी मर्जी, आप अकाउंट बनाएं या वैसे करें, लेकिन शुरू में ये मैं काम बताता आपको कि नहीं भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, तो फिर आपको फिर समझ में नहीं आती ना चीज। आप बोलते हैं क्या हो रहा है। अब आपको अकाउंट बनवाया तो चीजें नजर आती है ना, तो ज्यादा समझ में आती है। अब देखिए मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी गायब कर दिया यहाँ से। लास्ट टाइम जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो आसान था उसको बनाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट उठा लो, सब लिखा हुआ था, ढूंढना नहीं पड़ रहा था।
लेकिन अब हमने उसको हटा दिया, अब आप ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं, अब आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएं क्वेश्चन में, दो और एक्सपेंस नजर आ रहे हैं आपको जो कि चेंज नहीं हुए। इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000, रिपेयर एक्सपेंस 6,000, आप लोग लिखवाएंगे, सही है, लिखवाइए। इंश्योरेंस एक्सपेंस और रिपेयर एक्सपेंस 6,000, तो 10,000 6,000, ये एक्सपेंसेस चेंज नहीं हुए तो इनको ऐसी कॉपी कर दिया। अब आप एक्सपेंसेस को तलाश करेंगे एडजस्टमेंट में, यही तरीके से हमने एडजस्टेड टैबलेट बनाया था। अब आप तलाश करें, एक ये आपको नजर आ रहा है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 8,000, तो आप इनकम स्टेटमेंट में जाकर लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना था 8,000। और कोई एक्सपेंस है आप जाएं और एडजस्टमेंट में देखें कि कोई और एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है। रेंट एक्सपेंस हम ले चुके हैं, सैलरी एक्सपेंस हम ले चुके हैं। देखिए ना, टिक लगाने का ये फायदा होता है कि भाई ये ले चुके हैं हम लोग। एडजस्टमेंट वाले सिर्फ तलाश करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 35,000, ये चेंज नहीं हुए थे, ये हम ले रहे हैं, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेंगे और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लेंगे। अभी जब मैं ट्रेडिंग का बनवाऊंगा ना इनकम स्टेटमेंट, मैं आपसे फॉर्मेट पूछूंगा फ्यूचर है पेरोडिक का, तो आप मुझे बताएंगे कितने हैं ये 30,000 और 35,000। अब इनको आप टोटल कर लें तो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा आप। और इस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम अपनी रेवेन्यूज में से क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, तो ब्रैकेट लगा दिया आपने, दीज आर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको लेस करेंगे तो आप देखें आपकी रेवेन्यूज कितनी है 3,85,000, एक्सपेंसेस है 1,64,000, तो एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब है आप इनकम कमा रहे हैं, इसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, तो ये आ गया 2,21,000। ये आपकी इनकम है जो कि बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब आपको कैपिटल बनाने, सॉरी बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए एसिड सारे करंट एसिड तरतीब से, सीक्वेंस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर से तलाश करेंगे। यानी पहले कैश ढूंढेंगे, फिर बैंक, फिर नोट रिसीवेबल, फिर अकाउंट रिसीवेबल, फिर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, फिर कोई और रिसीवेबल, फिर सप्लाईज, प्रीपेड, मर्चेंडाइज इसमें नहीं होगा ना, सप्लाईज और प्रीपेड ढूंढ लेंगे, फिर फिक्स एसिड में लैंड, बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, मशीन, इस तरीके से आपको डाटा तलाश करना पड़ेगा। तो अब बैलेंस शीट जो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें आप पहले नाम लिख लें, क्या नाम है, वसीम, और क्या बना रहे हैं हम, बैलेंस शीट, और कब बना रहे हैं, एज ऑन जून 30, 2022। अब ये बैलेंस शीट जो है, इसको बनाने के लिए देखिए ये कौन सी साइड है, एसेट्स, यानी ये एसेट्स है ना, और ये इक्विटीज। अब एसेट साइड पर यहां पर आप क्या लिखेंगे, आप बना रहे हैं करंट एसेट्स, और करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है, कैश। अब आप क्वेश्चन में जाएंगे और कैश को सर्च करेंगे, कैश मौजूद है और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो 1 लाख से कैश लिखा हुआ है, तो आप बैलेंस शीट में ले जाकर कैश को लिख लें। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी ज्यादा डाटा हो, अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपसे कोई टाइटल नहीं रहेगा। अब आप बोल रहे हैं छोड़ो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर को, डायरेक्ट लेके लिख देता हूं, टाइटल्स मिस हो सकता है आपसे। ये आप सेकंड्स में देख सकते हैं, 1 लाख। इसके बाद कैश के बाद चाहिए बैंक, बैंक नहीं है, नोट रिसीवेबल नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल है कितना, 5 लाख। अकाउंट रिसीवेबल लिखने से पहले एडजस्टमेंट में देख लेना चाहिए कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है या नहीं, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारे पास नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो 5 लाख लिखा हुआ है ना हमारा, इसको हम डायरेक्ट अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे। कौन से कॉलम में, फर्स्ट इनर में, वरना हम इसे सेकंड इनर में लिखते ताकि इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को लेस कर सकें। हम डायरेक्ट लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, जी कितना था ये 5 लाख। और कोई आपके पास करंट एसेट कौन सा चाहिए होता है, कोई और रिसीवेबल, कोई और रिसीवेबल ना हमारे पास इधर है ना एडजस्टमेंट में, कोई रिसीवेबल नहीं है। इसके बाद सप्लाईज, सप्लाईज देखिए हमारे पास यहाँ मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज, और ये चेंज हुई है, 10,000 थी, चेंज हो गई है, तो अकाउंट से उठाएंगे और अकाउंट में ऑफिस सप्लाईज हमारे पास लिखी हुई कितनी, 2,000 रुपए, W2, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज W2 2,000। इस तरीके से देखें डायरेक्ट डाटा उठ रहा है। इसके बाद फिर आप जाएंगे सप्लाईज के बाद क्या चाहिए, प्रीपेड। अब आप देखें यहाँ प्रीपेड नजर आ रहा है आपको, यस प्रीपेड एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा है, लेकिन ये चेंज हो गया है, तो लेजर में जाएंगे और लेजर में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को देखेंगे तो नजर आ रहा है W1 में 5,000, तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे और क्या लिखेंगे,
प्रीपेड एडवर्टाइजिंग W1 कितना 5000। इसके अलावा कोई प्रीपेड है या नहीं, इसके लिए जाएंगे आप एडजस्टमेंट में और तलाश करें शुरू से कोई और ऐसे प्रीपेड रेंट नजर आ रहा है 20,000 से, सही है, तो आप यहाँ प्रीपेड रेंट लिख देंगे। जितने भी करंट एसिड्स हैं वो सारे लिखने हैं। कितना था वो 10,000 20,000, प्रीपेड रेंट आपने एडजस्टमेंट से लिख दिया। ओके, इसके अलावा कोई और करंट एसिड नजर आ रहा है आपको? कोई और करंट एसिड आपको नजर नहीं आ रहा, तो बस इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल करंट एसिड आ जाएंगे। खत्म हो गया ये थोड़ा इजी है ना, हमने इजी से शुरू किया सर्विसिंग से। ट्रेडिंग में क्या मुश्किल होता है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट चेंज होता है उसमें, बाकी बैलेंस शीट बनाने का तरीका उसमें भी सेम है। एक एहतियात पेरियोडिक में करनी होती है, वो हम बनाएंगे तो आपको बताते हैं। टोटल करंट एसिड। अब आप एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसिड या फिक्स एसिड, जो भी आप हेडिंग डालें। अब इसमें जाएंगे आप क्वेश्चन में और देखें कोई फिक्स एसिड नजर आ रहा है आपको? एक ही फिक्स एसिड नजर आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट। भाई कैपिटल ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 3 लाख, और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो आप यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट डायरेक्ट लिख देंगे। अब लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट लिखने से पहले ना आप ये देखेंगे इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है या नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चन में तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन एडजस्टमेंट में है, और एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 30,000। तो आप बैलेंस शीट में जाकर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 30,000, ये इसमें से लेस होता है ना बुक वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इसको लेस करेंगे और आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। दिस इज टोटल नॉन करंट एसेट। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए ना मैं क्लास सेक्रीफाइस कर रहा हूं पूरी, मुझे अभी रिज्यूमे शुरू करना चाहिए था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, वरना ये अगर हमने लेट की ना प्रैक्टिस तो फिर भूल चुके होंगे आप चीजों को। इस वजह से प्रैक्टिस अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी। इक्विटीज में लायबिलिटीज लिखेंगे आप, और लायबिलिटीज पहले तलाश करेंगे क्वेश्चन में। कोई लायबिलिटी यहां नजर आ रही है आपको? कोई लायबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आ रही, तो कोई लायबिलिटी यहां नहीं है। एडजस्टमेंट में जाके देखें कोई लायबिलिटी नजर आ रही है शुरू से, तो आपको एक सैलरी पेबल नजर आ रहा है 4,000, और अनअर्न कंसल्टिंग फी नजर आ रही है 15,000, तो यही आपकी लायबिलिटीज हैं। तो हम लिखेंगे सैलरीज पेबल और अनअर्न्ड कंसल्टिंग फीस कितनी कितनी है, ये 4,000 थी लायबिलिटी, और ये कितनी थी 15,000। तो टोटल आपकी जो लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी है ये शॉर्ट टर्म विद इन अकाउंटिंग पीरियड आपको पे करनी है, ये कहलाएगी आपके पास टोटल लायबिलिटीज। अब आप एक लाइन छोड़ के क्या बनाएंगे ओनर्स इक्विटी, और ओनर्स इक्विटी में क्या होगा कि आपको यहां पर पहले कैपिटल लिखना है, और कैपिटल को भी देख लेंगे कैपिटल चेंज तो नहीं हुआ। कैपिटल वसीम कितना था पहले देखें आप क्वेश्चन के अंदर जाकर, नहीं चेंज हुआ। कितना कैपिटल वसीम था 6,62,000। ड्राइंग भी नजर आ रही है आपको, इस 6,62,000 में जो आपने इनकम अर्न की है 2,21,000 ऐड हो जाएगी, और इसमें ड्राइंग लेस कर लेंगे आप। तो मुझे बताएं वसीम कैपिटल कितना था 6,62,000, इसमें से आप इसमें ऐड करेंगे आप नेट इनकम, पहले इनकम ऐड होती है, कितना आएगा 2,21,000 इनकम थी हमारी, इनकम स्टेटमेंट से उठाइए, इनको फिर ऐड करके आप अपना बना लेंगे सब टोटल। दिस इज सब टोटल, और इसमें से ड्राइंग को लेस कर लेंगे, लेस ड्राइंग, और ड्राइंग कितनी है 5,000। ये लेस होने के बाद आपके पास ऑनर इक्विटी का टोटल आ जाएगा साल के एंड में, ऑनर का राइट। दिस इज टोटल ऑनर्स इक्विटी। अब इन दोनों साइड्स को आप टोटल कर लें, एसिड और इक्विटी साइड। ये हमारे पास फिक्स एसिड है जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक चलेंगे, और ये एक ही अकाउंटिंग ईयर का मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या कंज्यूम हो जाएंगे। ये ऑनर का राइट है, और ये हमारा आउटसाइडर का राइट आ गया। दोनों साइड बराबर आ गई तो टोटल एसिड एंड टोटल इक्विटीज लिख देंगे। देखें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज है कि आपको फॉर्मेट याद हो और अकाउंट टाइटल सर्च करने आनी चाहिए। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया है, इसकी क्लोजिंग एंट्री बताई नहीं आपको, क्या क्लोजिंग एंट्रीज होती है? वो क्लोजिंग एंट्री आपको डायरेक्ट बनानी है। अगर फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट नहीं बना हुआ और आपको क्लोजिंग बनानी है, तो आप क्लोजिंग में जाएंगे, ये क्लोजिंग का फॉर्मेट
आप बोलेंगे भाई मुझे बनानी है क्लोजिंग एंट्री वसीम जनरल जर्नल, क्लोजिंग एंट्री बनाने जा रहा हूं मैं, और क्लोजिंग एंट्री कब बना रहा हूं, साल के एंड में 2022 और जून 30 को मैं क्लोजिंग एंट्री बना रहा हूं। और क्लोजिंग एंट्री पहली जो बनती है ना, उसमें क्या करते हैं, अब आप याद कर रहे हैं क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सारी रेवेन्यूज जो क्रेडिट में होती है उन्हें क्लोज करने के लिए डेबिट कर देते हैं। तो आप जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना हुआ हमारा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। अब आप जाएंगे और तलाश करेंगे आपके पास कौन सी रेवेन्यू है, कंसल्टिंग फी चेंज हुई है, लेजर से उठाएंगे, कंसल्टिंग फी W3 में 3,85,000, क्लोजिंग में आएंगे और सिर्फ एक ही हमारे पास रेवेन्यू है, तो यहाँ आप लिख दें कि आप क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं। अब एक ही हमारी रेवेन्यू है, कंसल्टिंग फीस W3 बताया जा रहा है जी, इसमें कितना है 3,85,000, तो क्लोजिंग में आकर 3,85,000 से इस रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे। क्लोजिंग तो आपको मैंने करवाई भी है ना, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे बनेगी। और इनकम समरी क्रेडिट कितने से 3,80,000। अब आप नरेशन लिख देंगे, क्या नरेशन आएगी, टू क्लोज, एक ही रेवेन्यू है तो उसी का नाम लिख देंगे आप, टू क्लोज कंसल्टिंग फीस अकाउंट, ये आपने क्लोज कर दिया। इसके बाद दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस जो डेबिट में होते हैं उन्हें क्रेडिट कर देते हैं और इनकम समरी को डेबिट कर देते हैं। अब एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट बना हुआ हो तो फिर तो आप इनकम स्टेटमेंट से उठा लेना। अब एग्जाम में हरकत नहीं करना, इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है फिर भी तलाश करके लिख रहे हो क्लोजिंग के लिए, अरे भाई इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है तो डायरेक्ट जाओ इनकम स्टेटमेंट में और ये एक्सपेंसेस यहाँ से छाप दो आप। लेकिन अगर नहीं बना हुआ इनकम स्टेटमेंट तो आप वही तरीका सारा अपनाएंगे कि आप तलाश करेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलेंगे, अवाम की बेहद फरमाइश पर हम इनको डायरेक्ट निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर, कौन सा था, हाँ सही है, ओके। अब इनके अमाउंट ले लेते हैं, ये रहे सारे अमाउंट, जी, और इन सब का सम कर लेंगे। लेकिन ये काम ना आप ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं कर सकते, उसमें तो टाइटल बिखरे हुए होते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ नरेशन बनाएंगे, क्या, टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, और वहां नरेशन भी चेंज होती है इसकी। अब आप देखिए अकाउंट अगर आपने नहीं भी बनाया ना क्लोजिंग एंट्री का, आप फिर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं थर्ड एंट्री। आप मुझे बताएं इनकम समरी क्रेडिट में ज्यादा है या डेबिट में ज्यादा है, ये क्रेडिट है इनकम समरी का और ये डेबिट है इनकम समरी का। क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब है रेवेन्यू ज्यादा है, इसका मतलब है इनकम हुई है, कितनी इनकम हुई है इन दोनों को माइनस कर लो और थर्ड एंट्री अपनी लास्ट बना दो। क्या एंट्री बनेगी, इनकम समरी का क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट है तो इनकम समरी को डेबिट करके क्लोज करेंगे, और इनकम है तो इनकम कैपिटल को बढ़ाती है तो कैपिटल वसीम क्रेडिट कर देंगे। अब ये अमाउंट आप लेके आ जाएं माइनस करके, यानी आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट से उठाने के बजाय यहां से माइनस कर लेंगे, ऐसा तो नहीं एरर हो गया है, तो ये आपके पास ये आ गया। नरेशन आ जाएगी, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट या टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट, क्लोज इनकम समरी अकाउंट, यस बिल्कुल यस है भाई ये। इसके बाद क्लोजिंग एंट्री खत्म नहीं होंगी, आपको क्वेश्चन में जाके देखना है कहीं ड्राइंग का अकाउंट तो नहीं है, और ड्राइंग का अकाउंट यहाँ मौजूद है हमारे पास 5,000 से, इसको भी क्लोज करेंगे। और कैसे क्लोज करेंगे, ड्राइंग होती है कहां पर, डेबिट में, इसे क्लोज करने के लिए करेंगे क्रेडिट ड्राइंग वसीम और कैपिटल को कम करके डेबिट कर देंगे कैपिटल वसीम। कितने से, 5,000 से, ये हमारी क्लोजिंग एंट्री बन गई। आपसे ज्यादातर ना यही तीन चीजें पूछता है, एडजस्टमेंट तो आपको बनानी है, एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और क्लोजिंग, नरेशन टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट, हाँ इसमें भी एडजस्ट हो रहा है कैपिटल। अब इसका अकाउंट भी बनेगा इनकम समरी का, वो आप बना लेंगे। तो देखा आपने क्या पैटर्न है, एडजस्टमेंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, एडजस्टेड टैब बैलेंस को छोड़ दो और डायरेक्ट सारे टाइटल्स लेके आ जाओ। सही है, तो हमने ये कर लिया किसका, सर्विसिंग का। अब हम करते हैं किसका, ट्रेडिंग बिजनेस का। तो ट्रेडिंग बिजनेस में आइए प्रैक्टिस। अब ट्रेडिंग परपेचुअल का उठाएंगे हम।
हमने यहाँ पर तैयारी की हुई है पहले से, ये पेरियोडिक है और ये परपेचुअल बनाएंगे ना, वो आप बना लीजिएगा। सही, मैं सोल्यूशन में बनावा दूंगा आपको। अब इनकम समरी का हम टाइम बचा रहे हैं ना, मेन काम हमने कर लिया। अब अगर क्लोजिंग एंट्री बनी हुई है तो इनकम समरी का अकाउंट बनाना मसला नहीं है। मसला तो सिर्फ ये था कि हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में चीजें कैसे डालेंगे। तो आपको यहाँ नजर आ गया कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के तरीके से करेंगे काम। फॉर्मेट याद हो, जो चीज चाहिए उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के मेथड से तलाश कर करके लिखना है। एंड व्हाट वाज द मेथड कि हर टाइटल जो चाहिए पहले उसे तलाश करो ट्रायल बैलेंस में, वहां हो टिक लगा हुआ हो तो अकाउंट से, वहां ना हो तो एडजस्टमेंट से, और वहां पर टिक नहीं लगा हो तो वहीं से उठा लो। सही है, इस तरीके से काम था। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, ये देखें, ये जो सवाल है ये है, आप गौर से बातें सुनिएगा, सिंपल चीज खत्म हो गई। ये हमारा परपेचुअल का, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। हमने कैसे बचाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है। जब भी ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद हो, ये याद कर लेना बातें अभी जो हो रही, तो वो परपेचुअल का क्वेश्चन होगा। उसके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, नेट सेल्स कैलकुलेट होगी, सेल में से लेस करेंगे सेल एंड सेल डिस्काउंट, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट लेस हो जाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद ना हो तो पेरियोडिक में, तो फिर हम उसे कंप्यूट करते हैं। एक बात तो ये हो गई, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है। दूसरी चीज, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद होगी ना, तो जो इन्वेंट्री देगा ना वो एंडिंग इन्वेंट्री होगी। ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, यानी आपको ये लिख के थोड़ी देगा पेपर में कि एंडिंग इन्वेंट्री है, वो सिर्फ लिख देगा इन्वेंट्री, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री होगी। पेरियोडिक के अंदर ऐसा नहीं होता। पेरियोडिक में जो ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री होती है ना, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है, और जो एंडिंग होती है वो डाटा में देता है। ये बात आप जरा याद रखिएगा। परपेचुअल में जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में होगी वो अप टू डेट होगी, यानी आज के दिन की होगी, अप टू डेट होगी। आज का दिन मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड का दिन, तो वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। पेरियोडिक में जो हमें इन्वेंट्री देगा ट्रायल बैलेंस में, वो एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस कब का होता है, एडजस्टमेंट से पहले का। तो उसमें जो इन्वेंट्री लिखी हुई होती है ना पेरियोडिक में, वो साल के शुरू की लिखी हुई होती है, और एंडिंग इन्वेंट्री तो हमें पता ही साल के एंड में चलती है पेरियोडिक में। तो नीचे जो डाटा में देगा वो एंडिंग इन्वेंट्री होगी। बहरहाल हमारे पास परपेचुअल में एक ही इन्वेंट्री होती है, वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है। और परपेचुअल में डाटा में आपको एंडिंग इन्वेंट्री नहीं देगा, डाटा में कभी भी एंडिंग इन्वेंट्री नहीं देगा। परपेचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगी और वो एंडिंग होगी। दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको काम करने का तरीका वही होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट दी हुई है, इन एडजस्टमेंट को पास करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के मुताबिक चीजों को तलाश करके और बैलेंस शीट के फॉर्मेट के मुताबिक चीजों को तलाश कर करके लिख देंगे। ये देखिए क्वेश्चन में टाइटल्स कम है, अभी मैं इसमें एसिड के टाइटल्स बढ़ा दूं, फिक्स एसिड और डाल दूं, एक्सपेंसेस के टाइटल्स बढ़ा दूं, तो तरीका काम करने का चेंज नहीं होगा, तरीका वही होगा। अभी 5 पेपर के मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें क्या होगा, टाइटल्स ज्यादा हो सकते हैं। तो टाइटल्स ज्यादा देख के, ट्रायल बैलेंस ज्यादा देख के घबराना नहीं है। हमने टाइटल्स कम क्यों रखे, अगर मैं बड़ा ट्रायल बैलेंस लेके आऊँ, एडजस्टमेंट भी ज्यादा होंगी, टाइटल्स भी ज्यादा होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में। तो तरीका क्योंकि वही है, चाहे बड़ा ट्रायल बैलेंस हो या छोटा ट्रायल बैलेंस हो, तो इसी वजह से हमने छोटा ही ट्रायल बैलेंस उठाए हैं। एक्सपेंसेस थोड़े कम है इसमें, थोड़े एसिड कम है। देखिए इसमें हमारे पास कोई फिक्स एसिड नहीं है सवाल में, देखिए आप, ना बिल्डिंग, ना मशीन, ना इक्विपमेंट, ऐसा कोई फिक्स एसिड यहाँ सवाल में नजर नहीं आ रहा। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया हुआ होगा वैन भी है, तो बिल्डिंग भी है, तो इक्विपमेंट भी है, और मशीनरी भी है, तो उनके डेप्रिसिएशन कंप्यूट होंगे। फिर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिक्स एसिड में लाइन लगी हुई होगी, बिल्डिंग उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो बात वही है ना। आइए जरा, क्या नाम है इसका, यासिर नाम है, यासिर एंड कंपनी, और इसका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है December 31, 2020। तो आप जाएंगे एडजस्टमेंट में और एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे कब, 2010 December 31। ये काम आप लोग मुझे करवाइए, मुझे ही बोलना पड़ रहा है, सही है। तो ये कब एडजस्टमेंट कब बन रही है, यहाँ लिखते हैं आप कि आप क्या बना रहे हैं, एडजस्टमेंट्स बना रहे हैं, और पहली एडजस्टमेंट बन रही है। और पहली एडजस्टमेंट कब बन रही है, मतलब क्या पहली एडजस्टमेंट है, क्या कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड। तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है, डेफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड वाली डेफर्ड रेवेन्यू की होती है। और डेफर्ड की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है ना पूरा, तो ये आपके काम की क्लास है ये वाली, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट करवा रहा हूं सारी चीजें।
मैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ी सिखाऊंगा आप। इट इज एज्यूम कि आपको एडजस्टिंग एंट्री बनानी आती है, आपको इनकम स्टेटमेंट याद है, आपको अकाउंट्स बनाना आते हैं, बैलेंस शीट पता है आपको कि उसमें करेंट फिक्स एसेट आता है। अब अगर कोई नया बच्चा आए उसको एडजस्टमेंट ही नहीं आती हो, ना इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पता हो, बेकार हो जाएगा उसके लिए। तो कमीशन इनकम इज अर्न्ड, इसी वजह से देखिए सीक्वेंस से पढ़ना जरूरी है। हर नई चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो पिछली चीज की मदद से समझ में आती है। तो इनिशियली हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ कमीशन को अनर्न, तो हम क्या करेंगे अनर्न कमीशन में कमी करके उसको नहीं उसे करेंगे क्या, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? अनर्न कमीशन को कम करने के लिए डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। अगर आपने एडजस्टमेंट गलत बनाई, उल्टी एडजस्टमेंट बनाई, पूरा सवाल गया। अनर्न कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। अब इसमें हमने किस चीज को रिकॉर्ड किया, इनकम को या लायबिलिटी को? इनकम को। तो अमाउंट इनकम का चाहिए और नीचे इनकम का अमाउंट नहीं दे रहा, अनर्न का दे रहा है। तो आप क्या करेंगे 50 में से 15 को लेस करेंगे और एंट्री बनाएंगे 35,000 से। ये हमारी पहली एंट्री बनी। नरेशन क्या आएगी? अच्छा ये ट्रायल बैलेंस में देख लो, कमीशन इनकम का अकाउंट तो नहीं है ना, नहीं। तो आप यहां लिख देंगे टू रिकॉर्ड, अगर कमीशन इनकम का भी अकाउंट ऊपर होता तो यहां नरेशन क्या बनती, टू एडजस्ट कमीशन इनकम या टू एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन। अभी हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड कमीशन इनकम। अच्छा हो, यहां डेट जो है वो 2020 है, कोविड के डेज हैं। आप लोग तो आराम से पास हो गए थे कोविड में, वही वाले हो ना तुम लोग? कोविड वाले तो नहीं हो, उसके बाद वाले हो आप, कोविड वाले हैं। मजे आ गए थे आपके यहाँ, हम तो दुआ कर रहे थे खुले ही नहीं, कुछ सब बंद रहे, वही लोग हैं आप लोग। बहरहाल इसके बाद दूसरी सप्लाईज यूज्ड, सप्लाईज ये डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होगी। अब इसके लिए आपको इनिशियली देखना पड़ेगा ऊपर क्या रिकॉर्ड हुआ है। ऊपर रिकॉर्ड हुआ है सप्लाईज एक्सपेंस। हाँ तो अब क्या एंट्री बनाएंगे आप? हाँ एंट्री क्या बनाएंगे? इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है ना, उसको कम करेंगे, एसिड को बढ़ाएंगे। तो क्या एंट्री बन गई? सप्लाईज डेबिट, सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। और अमाउंट चाहिए सप्लाईज का, वो दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, वो तो सप्लाईज यूज बोल रहा है, सप्लाईज यूज बोल रहा है ना वो। तो इसका मतलब है हमें तो एसिड का अमाउंट चाहिए, तो 15,000 में 3,000 माइनस करके 12,000 से एंट्री बनाएंगे। तो बनवाइए एंट्री जरा मुझे, सप्लाईज डेबिट नंबर 2, सप्लाईज डेबिट और सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। एसिड रिकॉर्ड हुआ है और आपके पास क्वेश्चन में एसिड का अमाउंट यहाँ नीचे नहीं दे रहा है। 15 माइनस 3 12,000 से एंट्री बन जाएगी हमारी। नरेशन, नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड सप्लाईज। प्रीपेड नहीं होता सप्लाईज, प्रीपेड सप्लाईज नहीं लिखना, अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं। थर्ड बन रही है जी बेटा, थर्ड में क्या होगा? थर्ड में लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल। कौन सी एडजस्टमेंट है ये? फोर्थ एडजस्टमेंट है, या इसका जो नाम है वो क्या है? एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू में आप क्या करते हैं, रिसीवेबल को बढ़ाते हैं, इनकम को भी बढ़ाते हैं। क्या एंट्री बनेगी इसकी? और इसी अमाउंट से होगा ये 14,000 से। क्या एंट्री बनेगी? अनन कहां से आ गया? रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब होता है इनकम अर्न हो गई, रिसीव नहीं की। अनन का मतलब होता है पैसा ले लिया, कमाया नहीं। मिक्स क्यों कर रहे हो आप? मुझे कमीशन रिसीवेबल की एंट्री बताया ना, रिसीवेबल के लिए ऊपर नहीं देखना होता। एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंस, इसके लिए आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, फिर अनन कमीशन। आप एडजस्टमेंट को जरा सही, हंसने की क्या बात, आप एडजस्टमेंट को रिवाइज करें। कमीशन रिसीवेबल डेबिट होगा, एसिड बढ़ेगा, और इनकम को बढ़ा के क्रेडिट करेंगे। इनकम बढ़ रही है ना हमारी, तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 14,000। आगे वाला पढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जाओ, ये कहानी नहीं करो। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, या आपने पढ़ा ही ना हो एडजस्टमेंट, वो भी गलत है। अब कल रिसीवेबल शुरू होगा, अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक है। एडजस्टमेंट अगर आपने हल्की सी भी बेड डेट्स की पहले पढ़ी थी, आप आराम से पूरा टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि सारा थोड़ी है उसमें सिर्फ रिसीवेबल की बात हो रही है, इन्वेंट्री में सिर्फ इन्वेंट्री की बात हो रही है। बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे, वो आइसोलेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक वो है जिसमें सब है, हर चीज कनेक्टेड है इससे। लेकिन अगर आपको आती है तमाम अकाउंटिंग साइकिल,
तो आपको हेल्प मिलती है दूसरे टॉपिक्स में। कितने से बनेगा ये भाई? आप पढ़ाना शुरू कर दें, लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करें। पढ़ा नहीं सकते किसी को तो आप आपस में डिस्कशन इस तरीके से करें कि कल भाई ये काम करना, इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिवाइज करके तुम भी आना, मैं भी रिवाइज करके आऊंगा, बैठ के डिस्कस करेंगे। तुम पहले बताना कि तुमने क्या क्या याद है, क्या क्या था, कैसे बनता है कार्ड वगैरह, इस तरीके से आप डिस्कस करें। नरेशन क्या आएगी बेटा? टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल। ऐसे करने से ना आसानी है ये, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, शुगर लगा हुआ है। लेकिन आप अपना रिवाइज करके करने के लिए लेके बैठेंगे तो आपको सारी नींदें आएंगी जो आपको जिंदगी में कभी नहीं आई। तो इससे बेहतर है कि आपका इंटरेस्ट कम होगा ना, अपना इंटरेस्ट बढ़ा लो, या फिर अल्लाह आपकी मदद फरमाए, काम नहीं करना, अल्लाह सबकी मदद फरमाए भाई। प्रीपेड रेंट, हाँ बताओ कौन सी एडजस्टमेंट है? डेफर्ड एक्सपेंस यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट है। इसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ता है कि इनिशियली हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, रेंट एक्सपेंस। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को कम बढ़ाएं, दोबारा बढ़ाएं, पहले से एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, एक्सपेंस को कम करके, हाँ प्रीपेड रेंट को बढ़ाएंगे और रेंट एक्सपेंस को कम करेंगे। पहले एंट्री बना लो, अमाउंट छोड़ो, क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही होता है एडजस्टमेंट बनाना। यहां एरर नहीं करना है आपने। अब आपको इसमें किस चीज का अमाउंट चाहिए, प्रीपेड रेंट का, रेंट एक्सपेंस का? तो आप प्रीपेड रेंट का देखिए अमाउंट दिया हुआ है। अब कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, 25,000 लिखते थे पहले, फिर आपको बताता हूँ। वो कह रहा है मैंने सर एक रट्टा लगाया हुआ है अमाउंट लेने के तरीके का, वो रट्टा हर जगह नहीं चलता, सही है? टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग बढ़ाना शुरू की थी ना, मैं स्टूडेंट को ये रट्टा भी लगवाता था, लेकिन बाद में उससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग खराब होना शुरू हो गई तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो मुझे बता रहा है सर अगर आप किसी चीज की एडजस्टमेंट बना रहे हैं, जैसे हम प्रीपेड रेंट की बना रहे हैं, ये सिर्फ डेफर्ड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू में होगा मैक्सिमम। और ऊपर भी, ऊपर देखेंगे आप, ऊपर क्या है, रेंट एक्सपेंस, दोनों डिफरेंट टाइटल है, सिमिलर टाइटल है, तो बस अमाउंट नीचे वाला लेंगे। और अगर सेम टाइटल हो, जैसे यहां पर देखें सप्लाईज, ये भी एक्सपेंस लिखा हुआ है सप्लाईज यूज्ड, और ये भी देखें एक्सपेंस है, दोनों से सेम टाइटल हो गए ना, नीचे भी एक्सपेंस ऊपर भी एक्सपेंस, तो आप माइनस करके लेंगे। यानी अमाउंट लेने का ये तरीका है, उसने बताया मुझे, दोबारा याद दिला दिया बचपन, कि दोनों जगह एक्सपेंस हो तो माइनस करके अमाउंट आएगा, दोनों जगह एसिड हो तो माइनस करके अमाउंट आएगा, और अगर ऊपर एसिड है नीचे एक्सपेंस है तो नीचे वाला ही अमाउंट आएगा, या ऊपर एसिड है नीचे एक्सपेंस है तो नीचे वाला अमाउंट आएगा। मतलब अगर टाइट, बात तो वही हो गई, लेकिन ये तरीका तो रट्टा है ना। अब आपके कोई पूछे दोनों जगह एक्सपेंस है तो आपने माइनस करके अमाउंट क्यों लिया, बोलेगा बस माइनस करके लेते हैं। हालांकि हमने ऐसे नहीं करा, हमने क्या किया, हमने बोला भाई एक्सपेंस ऊपर रिकॉर्डेड है तो एक्सपेंस में कमी करके एसिड को बढ़ा रहे हैं, तो अमाउंट एसिड का चाहिए, और एसिड का अमाउंट गिवन नहीं है तो वो माइनस करके निकलेगा। ये पूरी बात हो गई। लेकिन उसने ये पूरी बात नहीं पढ़ी, उसने बोला भाई मुझे तो अमाउंट चाहिए, पूरी बात को साइड में लगाओ। चतुर को जानते हैं आप, पूरी बात साइड में लगाओ और मुझे बता दो किस तरीके से काम होगा, डायरेक्ट काम करेंगे। ओके आइए, हम नहीं करेंगे इस तरीके से। कभी कभी एडजस्टमेंट में देखें ऐसे करता है वो आपसे, वो ऊपर दे देगा टाइटल, नीचे ना आपको अमाउंट ही नहीं देगा वो, बल्कि कैलकुलेशन का मेथड बताएगा कि ये रेंट जो हमने ऊपर पे किया हुआ है ये हमने 3 साल के लिए पे किया था, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीने गुजर गए, कितना एक्सपायर हो गया, कितना एसिड बच गया। तो उस वक्त तो ये तरीका यूज नहीं हो सकता, तो उसमें पूरी स्टोरी होगी। तो आपको अभी प्रैक्टिस जो मिलेगी ना उसमें ऐसा होगा, एडजस्टमेंट बना के उसे चेक कर लेना पहले, फिर आगे बढ़ाना। एडजस्टमेंट बना के सब बना दिया एंड में पूरा भी सही, अगर मैं सारी एडजस्टमेंट गलत बनाऊं, गौर से सुनिएगा, फिर भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन जाएगी, बैलेंस शीट बराबर भी आ जाएगी। एक जैसे है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर हो, आपकी सारी चीजें सही चलेंगी, टाइटल नहीं छोड़े आपने, बैलेंस भी आ जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। तो आपको बैलेंस भी लाना है और वो सही भी होना चाहिए। अब अगर कोई बोले, जैसे शुरू में एक बच्चा बोल रहा था बराबर आ गया और सब कुछ सही हो गया, तो वो तो गलत बात है। पूरा सवाल गलत करें आप, हर एडजस्टमेंट गलत बनाएं, डेबिट क्रेडिट बराबर रखें बस, और फिर एडजस्टमेंट गलत बना के फिर आगे वाला तरीका सही रखें, तो इनकम जो आई थी ना हमारी वो नहीं आएगी, कोई और इनकम आएगी। बैलेंस शीट का बैलेंस कुछ और आएगा लेकिन वो बराबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, वाह
मेरा तो बैलेंस आ गया, मैं तो सब सही किया है। अम्मी से बोल रहे हैं मेरे तो सारे बैलेंस ही आए थे, पता नहीं क्यों इसने मेरे साथ, ये मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। भाई आपने अपने आप को छोड़ना नहीं था ना, आपने तो डायरेक्ट काम कर दिया सारे गलत। बहरहाल इसका मतलब है एडजस्टमेंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। सैलरीज पेबल कौन सी एडजस्टमेंट है? ये एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, इसकी एंट्री फिक्स होती है, सही है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट 5000, तो आप आ जाएंगे और फिफ्थ में एंट्री बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। अमाउंट पेबल वाले में वही आता है पुराना, कितना अमाउंट है 5000, तो आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट में जाकर 5000 से एंट्री पास कर देंगे। ऐसी आवाजें निकालूं, मुझे शक होता है। टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल, एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है बट आई कैन नॉट स्पीक इट, आई एम सॉरी। मैं जब ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड, मुझे बहुत अच्छी बात याद है। नहीं वो आपको याद नहीं रखनी है, वो अच्छी बात का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है। हर बात याद रखने के लिए नहीं होती है। प्रीपेड, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड, तो आप ऊपर जाएं और आप देखें कि एडवर्टाइजिंग के लिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? डेबिट एक्सपेंस। डेबिट एक्सपेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है उसे कम करके क्रेडिट करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को कम करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। तो बताएं क्या बनेगी? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए एक्सपेंस का, तो हमारे वाले तरीके से क्या था, एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दे रहा तो हम माइनस करके ले लेंगे। 90,000 में से 43 लेस करेंगे तो क्या आएगा 47। अब वो जो मैंने आपको रट्टा वाला तरीका बताया था, वो जो बच्चे ने मुझे बताया, वो क्या कह रहा है, सर देखिए आप इतना परेशान ना हो, आप देखें यहाँ भी एसिड है यहाँ भी एसिड है, बस माइनस कर लें आप। दोनों जगह एसिड हो माइनस, दोनों जगह एक्सपेंस हो माइनस। बोल तो सही रहा है लेकिन ये ट्रिक हर जगह नहीं चलेगी। अब ये एडजस्टमेंट बन गई, नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग। और वो आपने सुना है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इस वजह से आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जो है ये तरीका याद करें, वरना आप ओरिजिनल तरीके को छोड़ देंगे और फिर एडजस्टमेंट बनाते हो फंसना शुरू हो जाएंगे। उसको फॉलो रखें, उसी में मेहनत करते रहें, फिर एडजस्टमेंट आपकी हमेशा सही बनेगी। अभी अगर आपके एडजस्टमेंट वीक हैं तो उस वीक के होने की वजह से आप शॉर्टकट फजूल वाले जो है वो यूज नहीं करें। अब आपको अकाउंट्स बनाने हैं। अब मैंने पहले से हाईलाइट किए हैं ये अर्न कमीशन, कमीशन इनकम दोनों के अकाउंट। कमीशन इनकम का अकाउंट में क्यों बना रहा हूं, हालांकि कमीशन इनकम का तो यहां ट्रायल बैलेंस में टाइटल ही नहीं है। देखिए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग यहां भी है और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग यहां भी है ना हमारे पास, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर इसके अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स एक्सपेंस। तो सेल्स एक्सपेंस मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब कि जो है कलर चेंज किया, बोल्ड कर दिया उसको। इसके अलावा सप्लाईज एक्सपेंस यहां भी है, सप्लाईज एक्सपेंस हमने चेंज कर दिया। उसके बाद रेंट एक्सपेंस यहां भी है, तो रेंट एक्सपेंस को भी कर दिया हमने। अर्न कमीशन यहां है, अर्न कमीशन को भी ऊपर कर दिया। कमीशन इनकम को मैंने क्यों किया, मैं कमीशन इनकम का कलर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इसका भी अकाउंट बनेगा। हाँ एडजस्टमेंट में रिपीट हो रहा है, एडजस्टमेंट में रिपीट हो रहा है। कमीशन इनकम पहली एंट्री में भी है, तीसरी एंट्री में भी है। इसका मतलब जब आप कमीशन इनकम लेके जाएंगे तो ये 35,000 और ये 14,000 प्लस करके लेके जाएंगे आप, जब भी इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई टाइटल, अब ये बात आपके सामने आ चुकी है, रिपीट हो रहा है, रिपीट, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में आ रहा है या फिर एडजस्टमेंट में ही रिपीट हो जाए, भले ट्रायल बैलेंस में ना हो, उसका अकाउंट बनेगा। हर वो टाइटल जो रिपीट हो, यानी कि एडजस्टमेंट में हो जाए या ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में हो जाए, उसका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहला अकाउंट हम कौन सा बना रहे हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का, 90,000 से डेबिट में। अब देखिए जैसे ही हमारे अकाउंट कंप्लीट होंगे ना, इनकम स्टेटमेंट बनेगा अपने फॉर्मेट के मुताबिक। ये जो चीज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल का न्यूमेरिकल सॉल्व, इसको करने के लिए हमने कितनी सारी मेहनत की है। अब इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपको हर दिन एक सवाल निकालना है,
एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये बहुत मैक्सिमम आपका 40 मिनट लेके जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला, ये एडीसी में भी आता है, बीकॉम वगैरह में आता है। तो उसमें स्टूडेंट को ये सवाल 35 मिनट में मैनेज करना होता है, 35 मिनट्स। और आप तो आईसीएमए के स्टूडेंट हो तो आपको 30 मिनट में ये सवाल कर लेना चाहिए। मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर ये बड़ा सवाल है जो आपके पास होगा, तो 40 मिनट मैक्सिमम आपके लगने चाहिए हर दिन, या एक दिन बाद, या 3 दिन में एक सवाल कर लें आप। लेकिन करें हफ्ते में एक आध दफा इसके क्वेश्चन लाजमी उठाएं। अब आप इन्वेंटरी वेरिएशन पढ़ लिया आपने, अब अगर आपने उसको छोड़ दिया तो अभी मालूम है क्या होगा। अब इन्वेंटरी वेरिएशन कितने दिन पढ़ा हमने? 3 दिन पढ़ा होगा मैक्सिमम। रिसेबल हम पढ़ेंगे वो भी 2-3 दिन होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले आएंगे ना, टॉपिक का टाइम शॉर्ट होता चले जाएगा। ऐसा टॉपिक भी आएगा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो मैं टॉपिक के नाम दूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, करेक्शन ऑफ एरर, और वो है हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इसके अलावा वो है हमारे पास अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा हमारे पास है इंटेंजिबल्स, और भी टॉपिक हो सकते हैं, मुझे याद आया मैंने बोल दी। ये सारे टॉपिक इतने बड़े बड़े नहीं जितना अकाउंटिंग साइकिल है। अब आप ये सारे टॉपिक पढ़ के जब एंड में क्लास खत्म होगी, अब आप याद करते बैठे इन्वेंटरी वैल्यूएशन में क्या पढ़ा था यार, याद नहीं आएगा आपको। तो आपको हर 2-3 दिन के बाद पुराने टॉपिक्स को लिफ्ट करवानी है थोड़ी सी। एक सवाल निकाला, कर लिया, मुश्किल सा बड़ा सा। इस तरीके से जब आप एंड होगा ना आपका सिलेबस, आपको सारे टॉपिक एक साथ याद होंगे। अमल करें तो आपको फायदा होगा, नहीं करें तो आपकी मर्जी। नुकसान होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम। आपकी क्लासेस खत्म होगी, सिलेबस खत्म हो जाएगा। सही है, ओके। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अकाउंट बनाएंगे हम पहले। अबे ये सवाल नहीं पूछा करो यार मुझसे। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डब्ल्यू, सिलेबस के पीछे नहीं भागें, जो मैं काम करवा रहा हूं उसके पीछे भागें, आपका काम कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो मैं बता रहा हूं वो नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। क्या बताया गया, मैंने प्रैक्टिस की आपको मशवरा दिया ना ये, अब आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 90,000 डेबिट में कब है? 2020 दिसंबर 31। तो आप जाएंगे और यहां लिखेंगे 2020 दिसंबर 31 बैलेंस बीडी। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट का भी एक टॉपिक है। कंट्रोल अकाउंट का ऐसा टॉपिक है जो आपको पहले से आता है, सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे जिस दिन वो काम कर रहे होंगे, यानी एक ही दिन में वो खत्म हो जाएगा। हम आएंगे 2 घंटे में टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है उसका। कंट्रोल अकाउंट आता है, आप लोग अकाउंट बनाने नहीं आते, जनरल लेजर उसमें अकाउंट बनाने, सही है, वो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ऐसे मैंने नाम लिया है क्वेश्चन का। जी बताइए, 90,000 डेबिट में आप इधर आएंगे, लेजर में 90,000 डेबिट लिखेंगे। इसके बाद फिर आप जाकर अपनी एडजस्टमेंट में इसको तलाश करेंगे। एडजस्टमेंट में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कहां आ रहा है बेटा? एंट्री नंबर 6 में क्रेडिट हो रहा है 47 से, तो आप यहां पे 47 से क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट में एंट्री नंबर 6 जी 2020 दिसंबर 31 एंट्री नंबर 6। अच्छा, आप लोग मुझे बता दिया करें कि ये वाला एंट्री का नंबर है। बैलेंस कितना आएगा बेटा? 43,000। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेगा। एक्सेल में करेंगे आप लोग, एक्सेल में आप कर लेंगे, मना थोड़ी है एक्सेल में करें। नहीं, आप तो प्रैक्टिस उसी पे करें, हमने रजिस्टर पे करें। जब आपका एग्जाम होगा ना तो उससे पहले आपको सिमुलेशन के बुलाया जाएगा। सही है, सिमुलेशन में आप जाएंगे, आप देखेंगे पेपर कैसे दिया जाएगा। आपको पेपर पूरा पेपर का इन्वायरमेंट होगा, आपको पेपर में लॉगिन होंगे, आपको सब समझाएंगे। सिमुलेशन में लाजमी जाइएगा। फिर उसके बाद घर में बैठ के जो आपने पढ़ा है उसका आप एक्सेल पे करें, प्रैक्टिस करें एक्सेल में। लेकिन उससे पहले तैयारी आपको नोटबुक पे करनी है। तैयारी नोटबुक पे ही होनी चाहिए, वही रियल तैयारी होगी आपकी। इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। मैं तो एक्सेल पे, अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पर ऐसे काम हो सकता है जैसे एक्सेल पे होता है तो मैं बोर्ड पे करता। बोर्ड ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम सेव करने के लिए हम काम करते हैं, ताकि आपको लिखना ना पड़े। आपके पास जो है वो हर चीज हमारी हम यहाँ पर जो है वो
सेव हो जाए, इस वजह से करते हैं। आपको अभी प्रैक्टिस पढ़ते वक्त हमेशा प्रैक्टिस रजिस्टर में ही करनी चाहिए। शीट देते हैं आपको, एक्सेल तो पहले दे रहे थे, एक्सेल की जगह पे शीट दे रहे हैं, कोई होगी वो इसी तरीके की शीट, सही। और उसके अलावा पेपर में जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप पेपर सॉल्व करेंगे, आपको सिमुलेशन में बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप अपना कोर्स कंप्लीट करें, सिमुलेशन का डे आएगा जब आप एग्जाम के डे से कुछ डेज पहले आप जाएं, उसमें पेपर दें, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। हर कोई कर लेता है, आप लोग भी करेंगे, वो आसमान में थोड़ी आए, हर कोई करता है। वो भी OL1 में ही होता है ना, उनको भी सिमुलेशन के वक्त ही मालूम चलता है कि क्या करना है हमें, तो परेशान नहीं हो आप इस पर। अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें। अब आपको पेपर सिमुलेशन अभी करवा दी जाए, सिलेबस आपको आता नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। सिमुलेशन जिस दिन करवाई जाएगी ना, आपका पूरा सिलेबस कवर हुआ होगा, क्वेश्चन जो आ रहे होंगे ना, आपको पता होगा ये क्वेश्चन अकाउंटिंग है, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फिर आप उसे सॉल्व करोगे वहां बैठ के, तो आपको फिर चीज समझ में आएगी। अभी मैं तुम लोगों को सिमुलेशन दूं और SMA की सिमुलेशन दूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो वो सिमुलेशन का सेशन ही आपका बेकार होगा। आप समझेंगे यार बहुत मुश्किल है पेपर देना, हालांकि वो टॉपिक वो आपको नहीं आते ना, इस वजह से पहले टॉपिक सीखना जरूरी है। सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट ओपन होगा 55,000 से डेबिट में, आप यहां लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा आप मुझे करवाने देना, सवाल अब बाद में पूछना। W2 जी बेटा, डेबिट में बैलेंस आएगा कितना, कितना डेबिट में बैलेंस था, सैलरी एक्सपेंस का बैलेंस है 55,000, तो आप यहां पे 55,000 रुपए लिख देंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे। बताइए एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है। एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस एंट्री नंबर 5 में डेबिट हो रही है 5,000 से, किसी एक से ज्यादा एंट्री में भी हो सकती है वो, इस पर से ख्याल रखना है इसको एडजस्टमेंट में। और ये आ रही है हमारे पास 31 को, कौन सी एंट्री थी 5। अब इसका बैलेंस निकाल लें, क्या बैलेंस आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे 60,000। ओके, इसके बाद W3 किस चीज का बनेगा, सप्लाइज एक्सपेंस। सप्लाइज एक्सपेंस कितना है 15,000, सही है। तो आप लेजर में जाएंगे और सप्लाइज एक्सपेंस W3, कल क्लास में टाइम पे आना, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे हम 1 बजे हो, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं आए तो मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान ही हो जाएगा। मजबूरी जो है वो खत्म करना है प्लीज। सप्लाइज एक्सपेंस प्लीज, ये रिक्वेस्ट है 15,000, तो लेजर में 15,000 से आप बैलेंस लिखेंगे डेबिट में। जी 15,000। अब आप क्या करेंगे, आप एडजस्टमेंट में जाएंगे और सप्लाइज एक्सपेंस को देखेंगे कहां पर है। सप्लाइज एक्सपेंस एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, आप लेजर में इसे एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट करेंगे 12,000 से। कैसे, 2020 और दिसंबर 31 क्या एंट्री नंबर था 2 में, एडजस्टमेंट में 2 नहीं है, ये 2 है भाई, कितना 12,000 से। अब इसका बैलेंस निकालेंगे तो डेबिट में ज्यादा है, तो डेबिट में बैलेंस आ जाएगा हाउ मच 3,000। इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, इसके लिए आप ऑर्डर में दोबारा जाएं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेंट एक्सपेंस 40,000 डेबिट में बैलेंस था, तो आप लेजर में जाकर इसका अकाउंट बनाएंगे और 40,000। अच्छा ये क्या था हमारे पास, रेंट एक्सपेंस, और W4 बनेगा हमारा। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री में जाके देखेंगे क्या हुआ है इसको, रेंट एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 25,000 से 4 में, तो आप क्रेडिट करेंगे इसको 25,000 से 4 में, 4 में क्रेडिट करेंगे 25,000। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, डेबिट में ज्यादा है, ये काम तो वही वैसी है ना बिल्कुल, ये हमें करना इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन दूसरा है, इस वजह से हमें करना पड़ा। 15,000 का बैलेंस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा हमारे पास, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट में 50,000, तो फिर आप अनअर्न्ड कमीशन का अकाउंट ओपन करेंगे क्रेडिट में 50,000, 50,000 क्रेडिट, और यहां पर टाइटल आएगा अनअर्न्ड कमीशन W5, ये हो गया।
अब इसको एंट्री में जाके देखेंगे क्या हुआ। तो एडजस्टिंग एंट्री में अनअर्न्ड कमीशन हमारे पास देखें डेबिट हो रहा है 35,000 से, आप डेबिट कर देंगे इसको 35,000 से। एंट्री नंबर 1 में ये 35,000 से डेबिट हो रहा है। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट आएगी, ये बैलेंस था, ये बैलेंस बीडी था और ये एडजस्टमेंट है, इसमें भी करेक्ट लिखा है हमने, बैलेंस बीडी एडजस्टमेंट, बैलेंस बीडी एडजस्टमेंट, बैलेंस। ओके, इसका बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा, अनअर्न्ड कमीशन का क्रेडिट में बैलेंस आएगा। ओके, क्रेडिट में ज्यादा है, कितना बैलेंस आ जाएगा 15,000। अब हमारे पास कोई और अकाउंट नहीं बचा जो हमें बनाना है, लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर एक अकाउंट रिपीट हो रहा है, डेट इज कमीशन इनकम, तो उसको भी हमें बनाना पड़ेगा। पहले 35,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो आप जाएंगे और पहले लिखेंगे आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कमीशन इनकम। अब देखिए ट्रेडिंग बिजनेस का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें कमीशन भी आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज अ सब्सिडियरी इनकम ऑफ दिस बिजनेस। मेन इनकम तो इसकी सेल्स होगी ना। अब आप इसमें पोस्टिंग करेंगे पहले क्रेडिट में, जी कितने से क्रेडिट हो रहा है ये, और एंट्री कौन सी, एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है बेटा, जी जितने से अनअर्न्ड कमीशन डेबिट हुआ है ना उतने से क्रेडिट हो रहा है ना, ये 35,000। इसके अलावा फिर दोबारा कमीशन इनकम देंगे, 3 में क्रेडिट हो रहा है 14,000 से, तो आप 3 में से मजीद क्रेडिट करेंगे 31, 3 एडजस्टमेंट 14,000, तीन दफा करेंगे। जितनी मर्तबा कमीशन इनकम आएगा वो सारी पोस्टिंग्स करनी है। अगर 50 मर्तबा आया है 50 मर्तबा पोस्टिंग होगी। अगर कोई अकाउंट रिपीट हो गया उसका अकाउंट बनाएंगे और सारी पोस्टिंग्स कर लेंगे, और पोस्टिंग करने से पहले पुराना बैलेंस भी लिखेंगे। हर सवाल सही होता है, तो आपको सवालात पर जो है वो मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, हर सवाल सही होता है। अब आपके पास मैं तुमसे ये थोड़ी बोल रहा हूं कि तुम ये कह रहे हो कि नहीं होता है, तो तुम परेशान नहीं हो। अब यहां तक काम करने के बाद हम तैयार हो गए, ये तैयारी कहलाती है, एडजस्टमेंट बनाना, अकाउंट बनाना, ये तैयारी है। अगर आप ये नहीं बनाए, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट बना दें, वो बोलेगा ये कहां से आया इनकम स्टेटमेंट, इसमें वैल्यूज कहां से आ रही हैं, सही है, तो आप मसला हो सकता है। हर वो पॉसिबल कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में नहीं हुई भी, लेकिन वो आपने अपने सोल्यूशन में किया हुआ है कोई काम, और उसकी आप जो है वो शो नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो वहां पर एग्जामिनर को मौका मिल जाता है मार्क्स डिडक्ट करने का, तो आप उसे मौका ही नहीं दे मार्क्स डिडक्ट करने का। अब आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका यहाँ पर, ये पहली बात है, क्वेश्चन के शुरू में ही आपको बता दिया था कि क्वेश्चन है ट्रेडिंग परपेचुअल का, और ट्रेडिंग परपेचुअल का क्या तरीका होता था, सेल में से लेस करो, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, रेवेन्यू सेक्शन कंप्लीट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर लो। अब वो याद होना चाहिए आपको फॉर्मेट। अब हमें सबसे पहले रेवेन्यू लिखनी है, और रेवेन्यू में सबसे पहले आएगा सेल्स। अब हम आकर क्वेश्चन में अगर तलाश करें तो आपको सेल्स तो नजर आ रहा है, 12वां टाइटल लेंगे 11 लाख, लेकिन आपको सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट नजर नहीं आ रहा, नहीं है तो फिर आप छोड़ देंगे उसको। 11 लाख सेल्स है और ये चेंज भी नहीं हुई, क्योंकि हमें इसे बोल्ड नहीं किया हुआ, इसका मतलब है एडजस्टिंग एंट्री में ये इन्वॉल्व नहीं हुई है। वो कहा आज वो नहीं आया तुम्हारा दोस्त जो पीछे बैठता है, अब्दुल हादी, कहाँ गए वो, शॉपिंग कर रहा है। अच्छा बस सही है, अच्छी बात है, शॉपिंग कर रहा है, तुम इतने खुश हो रहे, तुम्हें कोई गिफ्ट विफ्ट दे रहा है। सेल्स आ जाएगी हमारे पास, तुम जल रहे हो, हाँ तुम्हें छोड़ दिया उसने, बहरहाल ब्रेकअप हो गया, अब ये नया आया है इसके साथ। तो सेल्स जो है बेटा यही हमारी नेट सेल्स बन जाएगी। एक तो तुम लोगों से बात करना जो है ना वो एक खराबी है। नेट सेल आ गई, अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट होता तो उसको माइनस कर लेते, अब इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का क्वेश्चन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अल्लाह के करम से क्वेश्चन में ही दी हुई है 7 लाख, तो आप आएंगे और डायरेक्ट 7 लाख यहां पर माइनस कर देंगे, और आपके पास ये आ गई 4 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, क्योंकि हमारी रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है,
अब इसमें से आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर लें, लेस कर लें। अब अगर किसी शख्स को ट्रेडिंग परपेचुअल का फॉर्मेट नहीं पता इनकम स्टेटमेंट का, अब वो घूमता रहेगा, वो कैसे बनाएगा? तो फॉर्मेट याद कर लें, क्लोजिंग एंट्री के फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट के 3 है, इनकम स्टेटमेंट के 3 है और क्लोजिंग के 3 है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए करंट एसेट का सीक्वेंस, फिक्स एसेट का सीक्वेंस याद होना चाहिए। बाकी ऑनर इक्विटी वगैरह तो वैसी बनती है। अब आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे इसमें। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज आएगी, मुझे मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, मैं इसमें बता दूंगा आपको। ओके, सबसे पहले एक्सपेंसेस देखेंगे और पहला एक्सपेंस नजर आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस। एक एक्सपेंस हम लेस कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी एक्सपेंस नजर आ रहा है 55, लेकिन ये चेंज हो चुका है, तो आप लेजर से उठाएंगे सैलरी एक्सपेंस को। W2 60,000, तो आप आएंगे यहाँ पर और आप लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस W2 कितना था, 60,000। इस तरीके से आप दूसरा एक्सपेंस आप क्वेश्चन में तलाश करें। क्या एक्सपेंस नजर आ रहा है, सप्लाईज एक्सपेंस, ये भी चेंज हुआ है, लेजर में जाएं, सप्लाईज एक्सपेंस नजर आ रहा है W3 3,000। हम यहां पर आएंगे और लिखेंगे सप्लाईज एक्सपेंस W3 3,000। एक मिनट रुकिएगा, रूम 11 में अभी नहीं आया, इसे कंप्लीट करके जाएंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, W3। अरे यार ये बंद कर दो, सॉरी। कितना था, सही है बेटा, तुम तो बराबरी करने की कोशिश करते हो। सप्लाईज एक्सपेंस 3,000 मुझे करना चाहिए था, गलती हो गई, मैं जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। 3,000 के बाद और कोई एक्सपेंस है आपके पास, रेंट एक्सपेंस 40, लेकिन ये चेंज हुआ है, तो रेंट एक्सपेंस हम 15,000 ले लेंगे, ये रहा। तो हम यहाँ पर आएंगे और W4 रेंट एक्सपेंस W4 15,000। इसके अलावा आपके पास कौन सा एक्सपेंस है, ऑर्डर में यहाँ पर जाएं, ट्रायल बैलेंस में कोई और एक्सपेंस आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप एडजस्टमेंट से उठाएंगे एक्सपेंसेस। शुरू से देखते हैं, तो आपको ऐसा एक्सपेंस जो हमने ना लिया हो, सैलरीज एक्सपेंस और ले लिया हो तो हमने, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं लिया 47,000। तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना था, 47,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है, 47,000 ले लिया। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस हमारे पास नहीं है, तो आप इन तमाम एक्सपेंसेस को सम करके यहां पर अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे। इसे लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इसको माइनस करेंगे। जल्दी बैठिए भाई, ड्रामेबाजियां कर रहा है। ये हमारे पास, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो हमारे पास ये आ गई नेट इनकम कहलाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास दूसरी एक और इनकम भी मौजूद है, दैट इज कमीशन इनकम, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इनकम बिफोर कमीशन, और इसमें फिर ऐड करेंगे क्या, कमीशन इनकम। और कमीशन इनकम भी हमारे पास अकाउंट बना हुआ है W6 बना हुआ है 49,000 इसका जो है वो अमाउंट है, तो 49,000 कमीशन इनकम W6 चला जाएगा। ये आपको देखिए अलग से यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, तो W6 49,000 ये इसमें ऐड हो जाएगा। जितनी भी दूसरी रेवेन्यूज होंगी ना ट्रेडिंग बिजनेस की, सेल्स के अलावा, कमीशन इनकम, फी इनकम, रेंट इनकम, ये सर्विसिंग बिजनेस की रेवेन्यूज हैं। ये ट्रेडिंग बिजनेस में अगर मौजूद हो तो आप नेट इनकम जहां निकलेगी ना, उसको आप लिखेंगे इनकम बिफोर रेंट, इनकम बिफोर कमीशन, इनकम बिफोर सर्विस इनकम, इनकम बिफोर अला, इनकम बिफोर फला, और वो ऐड करके फिर आपकी नेट इनकम आएगी। यानी आपने 2,75,000 तो ट्रेडिंग बिजनेस से कमाए, बाकी आपने मजीद 49,000 सर्विस से भी कमाए हैं, तो टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई, 3,24,000। अब इस बात पर ही हमें डिस्कशन करनी है कि अगर आप अपना इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये देखें, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है और आप अपना इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, और हुआ ये है कि आपके पास रेवेन्यूज मौजूद हैं
आपने उनको ऐड कर दिया। कौन सी रेवेन्यूज? सर्विसिंग बिजनेस वाली। इसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट और टैक्स भी मौजूद है। इंटरेस्ट और टैक्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो अगर इंटरेस्ट और टैक्स मौजूद हो दोनों, तो आप इसको नेट इनकम नहीं लिखते, इसको लिखते हैं इनकम बिफोर। और से देख लें इसको, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये लिख देंगे आप। फिर इसमें आप पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेकिन सीक्वेंस यही लिखा हुआ है, पहले इंटरेस्ट लेस होगा फिर टैक्स लेस होगा। अलग 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 करते हैं, एक साथ नहीं करना है इसको। एक साथ लेस किया गलत है। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 4000 था, वो लेस करेंगे आप। लेस करके आपके पास आ जाएगा ये 3,20,000। ये 3,20,000 आपका कहलाएगा क्या? इनकम बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो हो गया ना, ये इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की इनकम थी 3,24,000। फिर हमने जब इंटरेस्ट लेस कर लिया तो अब जो इनकम आई है वो टैक्स से पहले की है। फिर आप क्या करेंगे? टैक्स को नहीं कर सकते, नहीं अलाउ नहीं है, और ये इसका रीजन है। समझ में आ रही है? अभी आप इसको होल्ड करें, आप इसे पढ़ लें कि पहले इंटरेस्ट लेस होगा, इनकम बिफोर टैक्सेस आएगा, फिर इंटरेस्ट अलग से, टैक्स अलग से लेस होगा। ये एक साथ लेस नहीं होता, कभी भी लेस नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। सही है? इसी वजह से आप बस इसको याद कर लें। फिलहाल अभी इस पर बात नहीं करूंगा, मैं कैश फ्लोज में जाके इसके बारे में बताऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल टैक्स है 2000, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके पास ये आ सकता है इंटरेस्ट और टैक्स। तो आप लोग गलती ये कर सकते हैं कि आप उन दोनों को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले जाके अगर लेस कर लें तो प्रॉफिट तो वही आएगा। अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,18,000। ये है आपकी नेट इनकम, प्रॉफिट तो वही आ जाएगा। अगर मैं दोनों एक्सपेंसेस को ले जाकर वहां लिखूं तब भी प्रॉफिट मेरा 3,18,000 आएगा, लेकिन वो गलत होगा। आपको सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके कोई और इनकम हो तो पहले उसको ऐड करना है, और इंटरेस्ट और टैक्स दोनों हो तो इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखना है, और पहले इंटरेस्ट लेस करना है, फिर इनकम बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस करना है। अब अगर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों में से एक हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ इंटरेस्ट हो तो इधर लिखेंगे इनकम बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेस करके नेट इनकम। सिर्फ टैक्स हो तो इनकम बिफोर टैक्स लिख के लेस कर लेंगे टैक्स एक्सपेंस नेट इनकम। कमीशन इनकम ना हो तो वो स्किप कर दें, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके इधर ही लिख देंगे इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नहीं कर सकते, पहले रेवेन्यूज सारी ऐड होंगी, अदर रेवेन्यूज। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, आंधी आए तूफान है इसको मत छेड़ना वरना गलत होगा इनकम स्टेटमेंट आपका। पहले आपकी रेवेन्यूज अदर रेवेन्यूज ऐड होंगी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट लेस होगा, फिर उसके बाद टैक्स लेस होगा। ये इसका रीजन भी है। नहीं कर सकते ना, ये तो बोल रहा हूं मैं आपसे। नहीं ना, नहीं कर सकते। पहले इंटरेस्ट लेस होगा और एक साथ भी नहीं कर सकते, इनको दोनों को एक साथ लिख के भी नहीं कर सकते, और टैक्स को पहले भी नहीं कर सकते। पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स। ये माइनस इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि मैंने ऊपर ये अप्लाई नहीं करा, ब्रैकेट ही लगाएंगे आप। सही है? तो ये देखिए इनकम स्टेटमेंट, ये असल में तो हमारा इनकम स्टेटमेंट ये वाला है। ये आपको ऐसी बात बताई गई है क्योंकि आपके जो इनकम स्टेटमेंट आएंगे उसमें इंटरेस्ट और टैक्सेस होंगे। आप नेट इनकम को लिखेंगे इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट लेस करेंगे, इनकम बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे। सही? हम आगे जाकर इसको इसका बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट और क्लोजिंग एंट्री। अच्छा बेटा, तो हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया ना। अब इसके बाद वही तरीका है बैलेंस शीट बनाने का कि आप क्या करें, एसिड्स को सीक्वेंस से तलाश करें, पहले क्लोजिंग बना लें। क्लोजिंग में क्या तरीका बताया था कि सारे क्रेडिट वाले अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो, और सारे डेबिट वाले अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो। उसमें पूरे इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट वाले अकाउंट कौन कौन से? सेल्स। थोड़ा आंखें खुली रख के, दिमाग खुली रख कर इंसान सोचेगा ना तो बदल दिखेंगे उसमें। भाई कमीशन इनकम भी है, कमीशन इनकम भी है, दो अकाउंट्स हैं क्रेडिट वाले, इन दोनों को क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं? डेबिट वाले हैं। तो अगर आप क्लोजिंग एंट्री बनाएं तो क्लोजिंग एंट्री के अंदर, अच्छा क्लोजिंग एंट्री का अकाउंट आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ डेट क्या आएगी? 2020 दिसंबर 31, और एंट्री नंबर 1 हम बना रहे हैं क्लोजिंग की। जी बेटा, तो सबसे पहले सेल्स डेबिट 11 लाख थी, इसके अलावा कमीशन इनकम भी डेबिट। कमीशन इनकम कौन सा डब्ल्यू था? ये 6, कमीशन इनकम W6, ये हमने डेबिट कर दिया। कितना कमीशन इनकम था? 49,000। इन दोनों को क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे।
कितने से इन दोनों को सम कर लो, ये आ गया 11,49,000। अच्छा, जितना आज हो सका ना वो मैं करवा दूंगा, बाकी मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको। तरीका वही रहेगा, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, उसके मुताबिक इसी पैटर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। लेकिन हमारा काम ही, मेरा काम ये है कि आपको एक सर्विस का करवाऊँ, एक ट्रेडिंग परपेचुअल का करवाऊँ, एक ट्रेडिंग पीरियोडिक का करवाऊँ। देखिए जी कितना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कल की क्लास ही लगाएंगे, कल हम रिसिबल शुरू करेंगे। तो अगर सर जल्दी चले जाते हैं आपके तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज वो जल्दी चले गए थे ना 20 मिनट, अगर पहले जाते हैं ना आप मुझे बता दें आके। मैं स्टाफ रूम पता है आपको, जहाँ ये सब बोतल भरते हैं, मेंबर्स लॉन में नहीं, स्टाफ रूम जहाँ शाह भाई बैठते हैं, जहाँ फाइल्स रखी हुई होती हैं, सही है, वहां पर आप आके मुझे, बिल्कुल वही है। टू क्लोज क्या लिखेंगे, ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट। इसके बाद दूसरी एंट्री बनाएंगे आप। हमें अगर आधा घंटा ज्यादा मिल जाता है तो फायदा हो जाएगा ना। दूसरी एंट्री में इनकम समरी डेबिट करेंगे और सारे एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो रिसीवेबल का टॉपिक है वो जल्दी से निकले, जल्दी आपकी अकाउंटिंग चलेगी, तो आपको प्रैक्टिस का टाइम फिर मिलेगा। वैसे हम प्रैक्टिस इतनी सारी तो क्लास में करवा देते हैं, और प्रैक्टिस आप कर पाओगे। अब सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट करने, तो पहला बड़ा एक्सपेंस हमें क्या नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे आप। तो यहां पर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। कितना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 7 लाख। इसके बाद और बाकी एक्सपेंसेस को भी क्रेडिट कर देंगे, वो हमें लाइन से यहां नजर आ रहे हैं। तो हम इन सबको उठा के क्रेडिट का, अब इंटरेस्ट और टैक्स भी होता तो नीचे अलग होता, उसको तो आपको फिर लिखना पड़ेगा ना अलग से। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम, और इसके अमाउंट्स अब इन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास मालूम चल जाएगा कि इनकम समरी कितने डेबिट हुआ। नरेशन क्या आएगी, टू क्लोज सारे एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक्सपेंस है। अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट होता तो पहली एंट्री में आता, दूसरी एंट्री में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यूज हैं, तो वो पहली एंट्री में कैसे आता, कॉन्ट्रा रेवेन्यू डेबिट में होती है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, सही है। तो आपको दूसरी एंट्री में डालना पड़ता है। फॉर्मेट याद नहीं है आपको क्लोजिंग का, अगर आपको फॉर्मेट याद होता तो आप मुझे पहले ही बोलते थे, पहली दफा में बता देते कि सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा ना। आप गौर से काम कर रहे हैं, जिसने बताया है वो अच्छा है। टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट, अच्छा है का मतलब सही चल रहा है, वो नहीं समझ जाए बहुत अच्छा है, करेक्टर अच्छा है, जन्नत में जाएगा, ये वाली बातें नहीं है। अब आप देखिए इनकम समरी क्रेडिट में कितनी है, 11,49,000, डेबिट में 8,25,000, तो क्रेडिट में ज्यादा है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए आप क्या कर देंगे, इनकम समरी को डेबिट, और इनकम है क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा होने का मतलब है रेवेन्यू ज्यादा है, तो कैपिटल को बढ़ा के क्रेडिट कर देंगे। क्या नाम था, यासिर। अब यहां पर अमाउंट आएगा माइनस करके, क्रेडिट अमाउंट जो इनकम समरी का उसमें से माइनस कर लेंगे डेबिट वाला अमाउंट, तो ये वही इनकम आ गई 3,24,000। आप लोग इनकम समरी का अकाउंट भी बनाइएगा। टू क्लोज, ड्राइंग नहीं है सवाल में, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग मौजूद नहीं है। इसके बाद अकाउंट बना लेना। देखिए अकाउंट की मैंने स्केचिंग तो की हुई है, लेकिन आप खुद बना लीजिएगा। इसको बनाना आता है, अकाउंट नहीं आता अकाउंट बनाना, किसको नहीं आता, हाँ बताओ ना किसको नहीं आता, मैं उसको बताता हूँ क्या करना है। आता है तो नहीं की आवाज तो ऐसे आई थी जैसे किसी ने दुम पे पांव रख दिया। अब आइए, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा बुरा तो नहीं मानते ना आप लोग, तो एक दफा मैंने बोला तो वो बच्चा कह रहा है सर मुझे बहुत बुरा लगता है, आप इतना बोल दिया आपने और सब कुछ बोल दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं बुरा लग गया नहीं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, और रोना शुरू कर दिया उसने। हाँ मतलब कोई नहीं, फैन बंद करवा दें बेटा, फैन बंद कर दो वहां से। भाई ये नहीं खोलो यार, भाई क्या हो गया, फैन बंद करो, फैन बंद करो। तुम्हारे पास एसी को क्या करना है, हाँ तो आगे कर लो ना बेटा, ऐसे ऊपर करो यार।
ये एसी ही ठंडा हो रहा है। ओके, अब आपको चाहिए एक्सपेंसेस, सॉरी बैलेंस शीट के लिए एसिड्स चाहिए। तो पहले कौन सा एसिड चाहिए होता है? करंट एसिड। तो बैलेंस शीट में जाएंगे यासिर एंड कंपनी। अब अगर कोई शख्स ये क्लास ले रहा है लेकिन उसने काम नहीं किया, मतलब प्रैक्टिस नहीं की ना इसकी मतलब जो क्वेश्चंस हैं पास पेपर के, तो सारा काम जाया हो जाएगा। अगर एक शख्स एक एक क्लास ले, एक स्टूडेंट था सारी क्लास लेता था, पढ़ता कुछ भी नहीं था, ना घर पे जाके प्रैक्टिस करता था, उसने दोबारा पढ़ी थी अकाउंटिंग, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी शायद आप, फिर दोबारा पढ़ी थी, पेपर निकाल लिया उसने। यानी कि इंसान, आपकी क्लास में भी ऐसा कोई हो सकता है कि वो रजिस्टर में कुछ भी ना कर रहा हो, अभी शास्त्र में हो कि पेपर खुद ब खुद निकल जाए। खुद ब खुद नहीं होता आईसी में के अंदर, अगर हो भी गया इत्तेफाकन तो पूरे आईसी पूरे पेपर में एक आध पेपर आपका शायद डायरेक्ट निकल जाए, वरना ऐसा होता नहीं है। ये मुझे क्या मालूम, बच्चे आते हैं जो नहीं पढ़ पाते, वो तो भागे हुए होते हैं, वो तो नजर ही नहीं आते ना ऐसे में, क्योंकि सारे पेपर रहे हुए होते हैं, वो आते ही नहीं है। और जो नजर आ रहे होते हैं वो तो सारे पास ही हैं, जब भी तो आगे बढ़ रहे हैं। तो नजर आ रहे हैं वो सारे पास हैं, और जो नजर नहीं आ रहे वो कहाँ हैं? क्लास में 50-50 स्टूडेंट होते थे एफएफए में, क्योंकि सब लोग आए थे। अब उसमें से कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, ये कैसे मालूम चलेगा आपको? एक दो तरीके हैं इसके, या तो आप जाएं और एडमिन से पूछें, एडमिन आपको बता सकती है कि भाई क्या रेशियो है, हम तो पूछते भी नहीं है। जो स्टूडेंट यहाँ नजर आ रहे होते हैं वो बता रहे थे भाई कौन से जो है वो सेमेस्टर में पहुंच गए, तो इस तरीके से होता है। पास होना फेल होना, अगर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेता है ना तो ज्यादा एफर्ट स्टूडेंट की होती है, अगर वो फेल हो रहा है ना तो ये स्टूडेंट ही है जो नहीं पढ़ रहा है। टीचर आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट, एक टीचर है, उसके सारे स्टूडेंट पास हो रहे हैं अच्छे नंबरों से, इसका मतलब है उसके बाद अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सारे फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है उसकी किस्मत खराब है बेचारे की। सारे ऐसे आ रहे हैं जो कि पढ़ते ही नहीं है। तो ज्यादा जो क्रेडिट जाना चाहिए वो जाने ही किसको चाहिए? स्टूडेंट को जाना चाहिए। मुझे क्या मालूम, ये तो पता चलेगा जब आप एसएमए पास करके मिठाई लेके आओगे कि सर मैं पास हो गया हूँ, मुकम्मल हो गया मेरा आईसीएमए, और कल आप शेरिडन आइएगा, आपको मतलब वही मूव इन पिक आपको इंशाल्लाह हम दावत देंगे, उसमें आएगा ना मतलब। अब आप जिस चल लेंगे तो तुम लोगों को अच्छा लगे वही देख लेंगे। अच्छा सही है, अब काम कर लें। ये तरीका जो होता है ना, इसमें स्टूडेंट चाहता है जल्दी जल्दी जो है तफरीह की क्लास खत्म हो जाए, काम कर ले। सबसे पहले कैश चाहिए, और कैश मौजूद है 3 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, कैश पे चेंज भी नहीं हुआ तो कैश को 3 लाख, थोड़ी सी क्लास रहेगी बेटा, 3 लाख रुपीज लिख देंगे। उसके बाद कैश के बाद क्या चाहिए होता है? बैंक नहीं है, फिर नोट रिसीवेबल भी नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल भी नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 2 लाख। इसको लिखने से पहले क्या करना पड़ता है? कैसे बच्चे हैं, इसको करने से पहले अलाउंस ऑफ एरर्स को देखना पड़ता है कि अलाउंस ऑफ एरर्स यहाँ पर है, तो एडजस्टमेंट में हमने देखा तो हमें अलाउंस ऑफ एरर्स नजर नहीं आ रहा है, तो बस सही है। हम कभी जो अकाउंट रिसीवेबल हमें नजर आ रहा है ना, कितना? 2 लाख। इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे फर्स्ट इनर में, अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है बेटा? 2 लाख। इसके बाद चाहिए होता है हमें एनी रिसीवेबल, तो कोई और रिसीवेबल एडजस्टमेंट में दिखेगा, हमें नजर आ रहा है, देखिए कमीशन रिसीवेबल। इसी वजह से ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कमीशन रिसीवेबल 14,000, तो आप बैलेंस शीट में कमीशन रिसीवेबल लिख लेंगे 14,000। ऑर्डर को फॉलो करते हुए काम करेंगे, कोई टाइटल नहीं रहेगा। इसके बाद कोई और रिसीवेबल है नहीं, फिर क्या चाहिए होता है? मर्चेंडाइज, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में फिर चाहिए होता है मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज यहाँ मौजूद है 1 लाख, यही हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख लेंगे, यानी मर्चेंडाइज लिख लेंगे। और मर्चेंडाइज लिख रहा है तो मर्चेंडाइज लिखें, वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख रहा है तो वो लिख दें आप। कितनी थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री? हमारी है 1 लाख रुपीज, तो आप बैलेंस शीट में इसको 1 लाख रुपीज लिख दें। इसके अलावा फिर क्या चाहिए होता है? सप्लाईज एंड प्रीपेड। तो सप्लाईज नजर आ रहा है, यहां तो सप्लाईज नजर नहीं आ रहा, लेकिन एडजस्टमेंट में आप जाएंगे तो आपको सप्लाईज नजर आ रहा है, कितना? 12,000। तो आप 12,000 से सप्लाईज लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? प्रीपेड। तो प्रीपेड को पहले तलाश करेंगे अपने क्वेश्चन में, और प्रीपेड एक नजर आ रहा है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, और ये चेंज हुआ है,
तो आप लेजर में जाएंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ये हमारे पास W1 43,000, तो आप यहां लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग W1 43,000। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कोई और प्रीपेड? कोई और प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में शायद हो, तो एडजस्टमेंट में आप तलाश करें। प्रीपेड रेंट नजर आ रहा है आपको कितना, 25,000, और कोई प्रीपेड नहीं है, प्रीपेड रेंट लिखते हैं आप 25,000। और कोई करंट एसिड है हमारे पास? नहीं, तो यही हमारा टोटल करंट एसिड यहां पर आ जाएगा। और कोई एसिड ही नहीं है असल में हमारे पास, तो फिक्स एसिड तो है ही नहीं ना सवाल में, तो यही है हमारे पास टोटल करंट एसिड्स। अब आप फिक्स एसिड में आएंगे ना, तो आपके पास फिक्स एसिड नहीं है। क्वेश्चन में देख लें आप, यहां पर कोई फिक्स एसिड हमें नजर नहीं आ रहा, तो फिक्स एसिड को बनाएंगे ही नहीं, नॉन करंट एसिड का पोर्शन पूरा छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे, लायबिलिटी, तो यहां देखिए कोई लायबिलिटी नजर आ रही है आपको? अकाउंट पेबल भी नजर आ रहा है और अनएर्न्ड भी नजर आ रहा है, दो लायबिलिटीज। तो पहले अकाउंट पेबल लिखेंगे, यहां पर आएंगे और लायबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे, और अकाउंट्स पेबल लिखेंगे। अकाउंट्स पेबल कितना है? एक अकाउंट्स पेबल है और एक अनएर्न्ड है। अकाउंट्स पेबल 1 लाख, यहां पर आप 1 लाख लिख लें अकाउंट्स पेबल। और अनएर्न्ड कमीशन चाहिए आपको, अनएर्न्ड कमीशन चेंज हुआ है, सही है, ये बोल्ड हुआ है ना, तो चेंज हुआ है, तो अनएर्न्ड कमीशन के अकाउंट में जाएंगे। अनएर्न्ड कमीशन W5 15,000, आप यहां पे लिख लेंगे अनएर्न्ड कमीशन W5 कितना था? बस ये हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। इनको सम कर लो, सम करके आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई 1,15,000। कोई और लायबिलिटी भी है, तलाश करें। इसके अलावा कोई और लायबिलिटी है आपकी? देख लें भाई पहले। अनएर्न्ड कमीशन हो गया, और सैलरी पेबल की भी लायबिलिटी है ना 5,000, ये लायबिलिटी है, तो सारी लायबिलिटी तलाश कर लेनी चाहिए। तो यहाँ आप लिख लें सैलरी पेबल कितना था, 5,000। अब इनको सम कर लेंगे आप, इधर से हटा दें आप सम, टोटल लायबिलिटीज आपकी, इनको सम करके आ जाएंगी। ये है टोटल लायबिलिटीज। अब इसके बाद ऑनर्स इक्विटी सेक्शन बनेगा, ऑनर्स इक्विटी। इसमें क्या आता है, कैपिटल, कैपिटल यासिर, कैपिटल यासिर क्वेश्चन में जाके देखेंगे। क्वेश्चन में कैपिटल यासिर मौजूद है 2,50,000, बिल्ली की आवाज आ रही थी, 2,50,000। इसके अलावा कैपिटल में इनकम ऐड होती है, ड्राइंग लेस होती है, तो आपके पास इनकम हमने निकाली है कितनी, 3,24,000, और क्वेश्चन में ड्राइंग मौजूद नहीं है, तो बस 3,24,000 की इनकम को आप इसमें ऐड कर लें। ऐड नेट इनकम कितनी, 3,24,000, आपकी यही ऑनर इक्विटी का सम आ जाएगा, टोटल ऑनर्स इक्विटी। अब एक एसेट और इक्विटी को हम टोटल कर लेंगे, ये तो यही आ जाएगा 6,94,000, और यहां पर इसको सम करेंगे। इक्विटी के अंदर ऑनर्स इक्विटी में टोटल बराबर आ गया, इसका मतलब है कि हमने डेबिट क्रेडिट सही लिखा है, मतलब बैलेंस शीट अभी तो हमारी सही है, और ये आ गया टोटल इक्विटीज। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपको करना है ट्रेडिंग पीरियोडिक का यही काम। ट्रेडिंग पीरियोडिक का ये काम जो है हमने किया हुआ है, सही है। जैसे ये हुआ हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है खुद। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि ट्रेडिंग का जो न्यूमेरिकल होता है ना, उसमें जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी वो बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी हमेशा, पेरियोडिक में परपीचुअल में नहीं, पेरियोडिक में बिगिनिंग होगी, बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी, बिगिनिंग इन्वेंट्री सिर्फ साल के शुरू की इन्वेंट्री होगी वो, सही है। और जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी ना, वो आपको डेटा में देगा वो। ये पेरियोडिक में हमेशा ऐसी होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आ गया
और ट्रायल बैलेंस गिवन है और पीरियोडिक है। हमने कैसे पहचाना ये पीरियोडिक है? इसमें आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद नहीं है और इसमें आपको नजर आ रहा है परचेजेस। देखिए एंड में 15 नंबर पे परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट वगैरह कहाँ होता है? पीरियोडिक में होता है। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना होने की वजह से पहचाना कि ये पीरियोडिक है। दूसरा, परचेजेस और परचेज डिस्काउंट के होने की वजह से हमने पहचाना कि ये पीरियोडिक है। तीसरा, जो परपेचुअल होता है ना उसमें डाटा में इन्वेंट्री नहीं होती, क्योंकि जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री होती है, फाइनल एंडिंग इन्वेंट्री होती है, डाटा में इन्वेंट्री नहीं होती। और यहाँ डाटा में इन्वेंट्री है तो ये पीरियोडिक है। ये आपको मैंने पहचाने बता दी। अब करना क्या है आपको? वही है, डाटा में जो दी होगी ऑफ कोर्स वो साल के एंड का डाटा होता है तो उसमें एंडिंग इन्वेंट्री होगी। परपेचुअल में डाटा में इन्वेंट्री नहीं होगी, सिर्फ ऊपर इन्वेंट्री दी होगी ट्रायल बैलेंस में, दैट शुड बी, दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री। वो डायरेक्ट एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट में। उस इन्वेंट्री का परपेचुअल के इनकम स्टेटमेंट क्लोजिंग में कोई काम नहीं है। लेकिन पीरियोडिक के अंदर जो हमारे पास इन्वेंट्री होगी, ऊपर वो एंडिंग, वो बिगनिंग होगी और नीचे दी होगी एंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट बनानी है। तो ये डाटा पर एडजस्टमेंट जो दिया है इसकी मदद से देखिए, ये मैंने एडजस्टमेंट बनाई है, ये एडजस्टमेंट बनी हुई है। एंडिंग इन्वेंट्री की ये एडजस्टमेंट बनानी है आपने। एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। ये क्यों बना रहा हूं मैं? असल में एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। क्लोजिंग एंट्री के अंदर हम एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं पीरियोडिक में। पीरियोडिक में बताया तो था, क्या आप पहली एंट्री में क्लोजिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट होती है और इनकम समरी क्रेडिट होती है। देखिए इसकी क्लोजिंग में आपको दिखाता हूं, इसकी ये क्लोजिंग है। इसमें आप पहली एंट्री के अंदर देखें ना, एंडिंग इन्वेंट्री को डेबिट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाकी और भी टाइटल्स डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट क्या हो रहा है? इनकम समरी। तो अगर आपसे पीरियोडिक में एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के बारे में कहें तो आप एंट्री बनाना एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। दिस इज द पार्शियल क्लोजिंग एंट्री फर्स्ट। इस नरेशन को भी छोड़ें। उस वक्त क्या लिखेंगे जब एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे? सब बता रहा हूं। टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। परपेचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की एंट्री नहीं बनती। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परपेचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का कहे ना तो नहीं बनेगी एंट्री। वजह, वो ऑलरेडी अपडेटेड होती है। परपेचुअल में इन्वेंट्री अप टू डेट होती है तो उसकी एंट्री नहीं बनती एंडिंग की। वो आपसे करेगा पेपर में इस तरीके से। परपेचुअल वैल्यू सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री को बोलेगा रिकॉर्ड कर दो, नो एंट्री लिखना, नो एंट्री। पीरियोडिक में बोले तो पीरियोडिक में एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है लेकिन वो एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होती, क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड होती है। लेकिन वो कहेगा एडजस्टिंग में रिकॉर्ड करो। तो जो क्लोजिंग एंट्री हम यहां बनाते हैं उसको पार्शियली वहां बना दोगे। पार्शियली मतलब एंडिंग इन्वेंट्री को डेबिट करके सिर्फ इनकम समरी को क्रेडिट कर दोगे, बाकी सब छोड़ दोगे। तो आपने देखा एडजस्टमेंट में मैंने ये बनाया है, एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। ये सिर्फ कहां होगा? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। इसके अलावा बाकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी हमने बना दी है, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज है जो मैं आपको याद करवा रहा हूं। बैड डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसने देखिए परसेंटेज दी हुई है और अभी नेक्स्ट टॉपिक बैड डेट्स का ही आ रहा है तो आपको ये बात पता चल जाएगी। 5% रिसीवेबल पे लगाना है। ऊपर रिसीवेबल कितना है? 80,000। 5% लगाओ, कितना आएगा? 4,000। 4,000 से एंट्री बननी चाहिए ना। लेकिन जब भी अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का क्रेडिट में बैलेंस ट्रायल बैलेंस में मौजूद हो, ये याद कर लो फिलहाल आज के लिए। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का जब भी क्रेडिट में बैलेंस मौजूद हो तो लेस करके एंट्री बनाते हैं और डेबिट में बैलेंस मौजूद हो तो ऐड करके एंट्री बनाते हैं। क्यों होता है ऐसे? कल से शुरू हो रहा है टॉपिक। क्या बोला मैंने? परसेंटेज लगाया, 4,000 आया ना। अब अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को देखो जाकर क्वेश्चन में, अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट में क्रेडिट में, बस इसको ऐड करो, कितना आएगा? 6,000 से एंट्री बनेगी। और अगर यही क्रेडिट में होता 2,000 तो माइनस करके 2,000 से एंट्री बनाते। और आप देखें एडजस्टमेंट में मैंने 6,000 से एंट्री बनाई थी और शो भी किया हुआ है। 80,000 में 5% लगाओ और डेबिट बैलेंस है तो ऐड कर लो। क्यों हो रहा है डेबिट बैलेंस ऐड? कल बताऊंगा मैं आपको। क्रेडिट बैलेंस लेस क्यों होता है? कल आ रहा है, तो आप एक दिन का वेट करें। बाकी एडजस्टिंग एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद हमने अकाउंट्स बनाए, ये अकाउंट्स बने हुए। अकाउंट बनाने के बाद इनकम स्टेटमेंट जब बनाने आओगे, इसका अपना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के तहत चीजों को तलाश कर करके लिखोगे। इसमें देखिए मैं बिगिनिंग इन्वेंट्री भी शो की है हमने, देख रहे हैं आप ये बिगिनिंग इन्वेंट्री। हमने जो पीरियोडिक का आप बताइए इनकम स्टेटमेंट बनाया था योर चॉइस वाला, उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री हमने कितनी, कहां से कहां पे लिखी थी? बिगिनिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक का जो योर चॉइस का अकाउंटिंग साइकिल किया था पीरियोडिक वाला, उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री हमने कहां लिखी थी? भाई नहीं थी वहां बिगिनिंग इन्वेंट्री।
यार अब क्या पहले बोलना था, ये तो सुन के बोल रही हैं आप। क्यों नहीं थी बिगनिंग इन्वेंट्री? चलो बताओ। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, पीरियोडिक की बात कर रहा हूँ, तुक्के थोड़ी लगाने। क्यों नहीं दी हुई थी बिगनिंग इन्वेंट्री? बिगिनिंग इन्वेंट्री बेटा, बिगिनिंग, एंडिंग नहीं, बिगिनिंग इन्वेंट्री। क्यों नहीं दी हुई थी? एग्जामिनर की मर्जी नहीं है, वो जो सवाल था ना, नहीं, ये मैंने बताया था उस क्वेश्चन में जो अबू बकर बोल रहा है। उसी वक्त कारोबार शुरू हुआ था, जब उसी वक्त कारोबार शुरू हुआ था तो बिगिनिंग इन्वेंट्री की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन ये जो यासिर वाला सवाल है, इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री की मौजूदगी देखिए, लिखा हुआ है बिगिनिंग इन्वेंट्री। ये डेट क्या डली हुई? जुलाई 1, 2020। और अकाउंटिंग पीरियड इसमें पढ़े कब एंड हो रहा है? ये पढ़े अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? जून 30। और से देख लो इसको, जून 30, 2021 को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। शुरू कब हुआ है? तो ये जुलाई को जो शुरू हुआ है उसमें डेट डली हुई है बिगिनिंग इन्वेंट्री। और नीचे जो इन्वेंट्री दे रहे हैं डाटा में, वो एंडिंग है, उसमें डेट भी लिख रहा है। डेट ना भी लिखे तब भी डाटा की इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री होती है। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बिगिनिंग इन्वेंट्री अगर होगी तो लिखेंगे आप। अब दोबारा बातों में लग गई हो, पता फिर तुम्हें होगा नहीं। गौर से सुनो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर काम करें ना। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐसे यहां पे लिख के फिर परचेजेज आएगा, जबकि हमने जो इनकम स्टेटमेंट पहले बनाया था योर चॉइस वाला, उसे हमने शुरू कहां से किया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को परचेजेस से, परचेजेस लिखा था और आगे वाला सारा काम। यहां पर आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री भी मेंशन करनी है। बाकी एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ लेस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सारे एक्सपेंसेस लेस कर देना। इनकम यहाँ भी देखिए, कमीशन इनकम ऐड हो रही है नीचे, यानी नीचे ऐड की हुई, इसमें भी कमीशन इनकम नीचे ऐड हो रही है। इसके बाद क्या करेंगे आप? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, वो बताओ मुझे। मैंने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए? पीरियोडिक के सवाल में ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री हो, बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी, नीचे डाटा की एंडिंग इन्वेंट्री होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे पीरियोडिक के सवाल में, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो इन्वेंट्री होती है वो बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है। बाद में देख के लिख लेना। और एंडिंग डाटा में जो दी होती है वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है। जब आप एडजस्टमेंट बनाएंगे, अगर पीरियोडिक का क्वेश्चन है और एंडिंग इन्वेंट्री का डाटा में एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई होगी ना, तो एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनेगी, लेकिन वो एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, वो क्लोजिंग एंट्री होती है। लेकिन मांग लेता है अगर डाटा में लिखकर, तो आप बना दें उसको एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट इनकम समथिंग क्रेडिट। परपेचुअल में डाटा में एंडिंग इन्वेंट्री का कोई डाटा नहीं होता, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती और बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अप टू डेट होती है। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी तो बिगिनिंग इन्वेंट्री भी लिखेंगे। मैंने आपको फॉर्मेट सेंड किए इनकम स्टेटमेंट के, डिफरेंट फॉर्मेट्स पीरियोडिक के, उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है। और दूसरी, फिर आगे देखें, अब आगे आखिरी बात, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आप बताइए बैलेंस शीट में बिगिनिंग इन्वेंट्री कहां पे लिखेंगे ये बताएंगे, और एंडिंग इन्वेंट्री कहां पे लिखेंगे। सिर्फ इन्हीं को बताने दें, आप दोनों बताने चले, मशवरा कर लें। बैलेंस शीट में बिगिनिंग इन्वेंट्री कहां पे लिखेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री कहां पे लिखेंगे। अगर आपने जवाब दे दिया ना तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं खुश हो जाऊंगा जी। बैलेंस शीट में बिगिनिंग इन्वेंट्री कहां लिखेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री कहां लिखेंगे। पीरियोडिक की बात हो रही है। परपेचुअल में तो हमारे पास एक ही इन्वेंट्री होती है, ट्रायल बैलेंस में वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है, उसको हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। पीरियोडिक में तो बिगिनिंग इन्वेंट्री भी है, सवाल में देख लें आप, ये रही बिगिनिंग इन्वेंट्री, ऊपर 20,000 और नीचे एंडिंग इन्वेंट्री 25,000। हाँ, तो इसे बैलेंस शीट में एंडिंग को कहां लिखेंगे, इन्वेंट्री को, बिगिनिंग इन्वेंट्री को कहां पे लिखेंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री भी करंट एसेट हो सकता है, तो इन्हें कहां लिखेंगे बैलेंस शीट में बेटा। करंट एसेट में कहां लिखेंगे, पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों को लिख देंगे ना। आप बताइए, नहीं लिखें भाई। इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री जो बच गई है उसको बैलेंस शीट में लिखते। अच्छा, आपने अकाउंटिंग साइकिल नहीं पढ़ा ना पीछे। हाँ, इसके अलावा बताएं कोई, आप बताएं। ट्रायल बैलेंस में दोबारा से पढ़ो, बिगिनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री को कहां लिखेंगे, पीरियोडिक में, बैलेंस शीट में। हाँ बताओ क्या चीज, दोबारा इनकी बात सुने, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है।
बातें सुने, बोल रही है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री को नहीं आज बता तो रहे, बताया उसने, लेकिन अभी तुमने खेलने नहीं दिया मुझे इसके साथ। बिगिनिंग इन्वेंट्री को नहीं लिखेंगे, उसकी वजह क्या है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री तो क्लोज हो जाती है। आपने भी सही बोला है, और हाँ सही बोला है बेटा, एंडिंग इन्वेंट्री लिखेंगे बैलेंस शीट में, यानी कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी। कॉमन सेंस की बात है ना, बिगिनिंग थी वो तो खत्म हो गई ना, वो क्लोज भी हो जाती है। इस वजह से कहते हैं क्लास में पढ़ो, आप बता सकते हो, अगर आप अटेंटिव रहोगे। आप ये क्वेश्चन जो था ये मैंने बताया थोड़ी है पहले किसी को, अटेंटिव रहेंगे तो आप आंसर दे देंगे। अब ये देखिए बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री जो लिखी है मैंने लिखा है आपके लिए कि दिस इज एंडिंग इन्वेंट्री 25,000, और आप देखिए आपके क्वेश्चन में बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है 20,000, ये रही 20,000, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास नीचे दी हुई है 25,000। तो हमने बैलेंस शीट में सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री लिखनी है, क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्री जब हम बनाते हैं ना तो इसमें देखिए एंडिंग इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 25,000 से, जबकि नीचे हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। तो आपको अब ये वाला खुद करना है, मैं एक रिकॉर्ड करके इसकी पूरी सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। इन 3 क्वेश्चंस को आप खुद से देख लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिस भेज रहा हूं। अगर आपने वो प्रैक्टिस की तो ही आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच।